हाँ बेटा, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने राजधानी को चुना, राजधानी पर विश्वास किया। और उस परमपिता से, अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से यही दुआ करूँगा कि आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, जो आपके सपने हैं वो आपके पूरे हो और आप अपनी मंजिल को पाए। आपको जो भी आपका सपना है कि मुझे यहाँ पढ़ना है, हर बच्चे का अपना सपना होता है, यहाँ पढ़ना है, ये बनना है, यहाँ जाना है, और सपनों से ही लाइफ आगे बढ़ती है, सपने ही आदमी को कहीं ना कहीं ले जाते हैं। तो परमपिता से, अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा, भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि आपको वो मंजिल मिले और आप जीवन में अच्छा करें। क्योंकि एग्रीकल्चर सर आपको बताते होंगे दुनिया का ऐसा फील्ड है बेटा, इस समय तो बहुत, इस समय नहीं, आज से 10 साल 15 साल पहले भी था जब हम लोग पढ़ा करते थे आपकी तरह ही, और आने वाले 15 साल बाद में भी ये रहने वाला है। यहाँ तो केवल एक ही, यूँ कह सकते कि एक ही ऐसा एक संघर्ष मान लो या एक डगर मान लो कि कहीं ना कहीं बेस्ट कैंपस मिल जाए। बेस्ट कैंपस मिलने का मतलब है आप, मैं तो बच्चों से कहता हूँ, वहाँ भी कहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ ये कहता हूँ कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, बढ़िया कैंपस मिल जाए, बढ़िया इंस्टीट्यूट मिल जाए, उस दिन 2 मिठाई के डिब्बे बांट देने हैं। एक मिठाई का डिब्बा बांटना है एडमिशन के लिए, दूसरा बांटना है कि मेरी नौकरी लग गई। क्योंकि वाकई एग्रीकल्चर जो है इस समय नहीं, मैं तो कहूँगा हमेशा हमेशा के लिए, कभी भी आप फ्लैशबैक में जाए, आगे जाए, बहुत गजब का स्कोप है, लेकिन उसके लिए कैंपस आपको अच्छा मिलना चाहिए। 96% पीपल ऑफ द वर्ल्ड वो सोचते ही नहीं है, कुछ करने के बारे में सोचते नहीं। आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो एक आम आदमी से भी ज़्यादा जो है ना, बहुत नीचे वाला जीवन जी रहे हैं, लेकिन परवाह ही नहीं उनको, वो परवाह नहीं करते। तो दुनिया के 96%, आज का नहीं, आज से 50 साल पहले का आंकड़ा ये बेटा, 96% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कभी सोचते नहीं है कि मुझे करना क्या है, जीवन में जाना क्या है। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, उनके पास कोई मंजिल नहीं होती, उनके पास कोई सपने नहीं होते, उनका वो सपने उनको देखना नहीं आता, या इस तरह का ये आंकड़ा कई सालों से चला आ रहा है 96 और 4 का। केवल 4% लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, जिनके जीवन का कोई ना कोई मकसद होता है, जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं और एक दिन वो वहाँ पहुँचते हैं। और इस पूरी दुनिया को सिर्फ 4% लोग ही चलाते हैं। और ये जो आपका टाइम है ना बेटा, ये आपके जीवन का प्राइम टाइम है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि आप जिस ज़िंदगी को जी रहे हैं उसके लिए तो ईश्वर भी एक बार दिमाग में सोचता कि प्रभु, भगवान भी, कि मुझे भी ये लाइफ मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये आपका वो वाला टाइम है, एक आपके अंदर एक एक्सप्लोजिव है, आपके अंदर एक जो है ना विस्फोटक है। आप चाहे तो उसको सही दिशा में विस्फोट करके क्रांति ला सकते हैं बेटा, अपने जीवन में भी ला सकते हैं, दुनिया में भी ला सकते हैं, समाज में ला सकते हैं, राष्ट्र में ला सकते हैं। और आप चाहे ना तो उसी विस्फोट को गलत तरीके से अपने जीवन में करके अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये वो वाला टाइम है। इस समय अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं ना, तो फिर बाद की जो जिंदगी है, बची जिंदगी, उसको आपको ना देखने की जरूरत है, ना उसके बारे में सोचने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। मतलब टाइम, डिसाइडिंग टाइम आपका ये लाइफ का। रियली आप बहुत अच्छे टाइम में गुजर रहे हो। उस परमपिता परमेश्वर को प्रार्थना, धन्यवाद देना कि आपने ये वाला जो स्टेज है ना, उसके अंदर ये डिसीजन लिया कि मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये टाइम, एक बार बोलो सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी लाइफ का। और इस समय आपके द्वारा लिया गया निर्णय बेटा आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करेगा। आपको ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। आने वाली पीढ़ियां भी आपके इस वाले टाइम से अफेक्ट होने वाली है। क्योंकि उन्होंने आपको, आपने कई बार मेरे मोटिवेशन में भी देखा होगा कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, उन्होंने पहले आपको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा बेटा। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेक्स्ट जनरेशंस। और उसमें वो इसलिए क्योंकि आप जाएंगे तो उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे, कुछ तूफानी करेंगे, तब वो यहाँ आएंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये वाला जो समय है, ये वाकई अपने आप को संभालने का और एक बार मैनेज करने का समय है। क्योंकि आज से 4 साल बाद में आप इतने मेच्योर हो जाएंगे कि आप भला बुरा समझने लग जाएंगे, अच्छा क्या है, गलत क्या है, कौन क्या चाहता है, कौन किस तरह की बातें करता है, कौन आपसे जो है ना क्या आशाएं करता है। तो 2-4 साल बाद में आपको समझ में आने लग जाएगी। लेकिन वो 2-4 साल बाद वाला जो टाइम होता है ना बेटा, वो अगर इस समय आप अपने आप को नहीं संभालोगे तो वो फिर वो ज़्यादा काम का नहीं रहेगा। तो ये वाला जो टाइम है, इसमें आप जितनी ताकत लगा सकते हो ना, क्योंकि जितनी एनर्जी आज के जो स्टूडेंट्स है, आज की जो जनरेशन है, उनकी एनर्जी बिखरी पड़ी है बेटा। उनके दिमाग में न जाने कितनी बात चल रही है। उनको फेसबुक भी चलाना होता है, उनको ना व्हाट्सअप भी चलाना होता है, उनको और भी कई सारे जो सोशल जो प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस, जबकि वो ज़रूरत नहीं है उनकी।
उनकी ज़रूरत नहीं बेटा। आप ठीक है, आपके पास है, आप उसको जो है ना सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, आप क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वाली जो स्टेज होती है ना बड़ी घातक हो जाती है। तो अपने आप को इस समय पूरा एक ही जगह फोकस कर दे, क्योंकि जब इंसान एक जगह फोकस करता है ना तभी कुछ ना कुछ रिजल्ट आते हैं बेटा। आपने कभी वो लेंस देखा होगा बचपन में, जिससे हम कई बार जो है ना कागज़ या रुई को जलाया करते थे, तो आप अगर उसको लेकर आप यूँ हिलाते रहेंगे ना बेटा, पूरी ज़िंदगी में भी वो कागज़ या रुई जलने वाली नहीं है। लेकिन जब उस लेंस को आप एक जगह पढ़ के फोकस कर लेते हैं ना एक जगह, तो थोड़ी देर में वो आग लग जाती है। तो वो आग बेटा अगर आपको लगानी है, अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है, तो एक ही जगह फोकस करना इस समय। क्योंकि ये जो टाइम अभी इस समय आपको पता है, ये कोरोना वाला भी टाइम चल रहा है, काफ़ी सारे बच्चे, ये साल तो वाकई आपके लिए बहुत अच्छा है। इस साल पिछले साल की तरह इस साल भी कंपटीशन कम रहने वाला है। पिछले साल आपने देखा होगा कितना एकदम से कट ऑफ कितना कम आ गया था। कुछ तो क्या है कि वो बहुत अच्छा एग्जाम करवाया, जोबनेर यूनिवर्सिटी ने बहुत ही ईमानदारी से करवाया। उसके बाद में कुछ लोगों ने चीटिंग करने की कोशिश की, उनको बाहर निकाला, उसकी वजह से वो डाउन हो गया था सारा का सारा। और दूसरा क्या था कि बहुत सारे लोग घर बैठे थे, उनको कोई परवाह नहीं थी कि क्या होगा। उनको लग रहा था एग्जाम भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट कैसे आएगा। उनको लग रहा 12th में ऐसे ही पास हो गया तो जेट भी शायद ऐसे हो जाऊंगा। तो उनको नहीं पता था एग्जाम भी लगने वाली है, रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो उसकी वजह से ये 2-3 चीज़ ऐसी रही जिसकी वजह से काफ़ी कट ऑफ बहुत कम रही। मतलब 200-250 पे बच्चे जो है ना आराम से गवर्नमेंट में जा रहे हैं, बढ़िया कॉलेज में जा रहे हैं। तो आपका भी यही टाइम रहने वाला है। इस समय आपको ज़्यादा मजबूती दिखानी है, ज़्यादा ताकत दिखानी है कि हाँ मुझे इस समय पूरा फोकस करना है पढ़ाई का। लॉकडाउन वगैरह ये सारी चीज़ें बाद की चीज़ें, ये तो हालात है बेटा। बुरे हालात में कोई इंसान अच्छा करता है ना, तभी उसको बादशाह कहते हैं। बाकी एक आम आदमी जो होता है ना, उसको तो थोड़ा सा हल्का सा हलचल आता है ना जीवन में, तो वो रास्ता बदल लेता है। थोड़ा सा जैसे कुछ हुआ, उसके बाद उसने कहा ये नहीं हो पाएगा, फिर थोड़ा सा उसने कोई दूसरा डिसाइड किया, वहाँ थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर हुआ, फिर उसने रास्ता चेंज कर लिया। तो अक्सर जो रास्ते चेंज करने वाले वो होते हैं ना, वो कभी किसी मंजिल पे नहीं पहुँच पाते हैं। और जिन्होंने डिसाइड कर लिया मुझे जाना है, चाहे उसके बाद में कैसे भी हालात बने, कैसी परिस्थितियाँ बने, कुछ भी आए कुछ भी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मुझे वहाँ पहुँचना, वो कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं। तो आपके लिए हो सकता है ये जो कोरोना वाला जो टाइम है, ये आपके लिए और भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन जाए, कम कंपटीशन हो जाए। और लेकिन आपको तैयारी अपने आप की ना उसी लेवल पे करनी है कि मुझे एक नॉर्मल टाइम की तरह मेरा कंपटीशन होने वाला है, पिछले साल की तरह नहीं, उससे पिछले साल की तरह मेरा कट ऑफ जाने वाला है। उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। और बेटा दुनिया में 2 ही तरह के लोग सफल होते हैं। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, या तो मजबूत या मजबूर। या तो मजबूर लोग सफल होते हैं या मजबूत लोग सफल होते हैं। कई बार आदमी को लगता है कि मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है, सारे रास्ते मेरे बंद हो गए, मेरे परिवार वाले मुझसे बड़े एक्सपेक्ट लगा के बैठे, बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे, मेरे घर वाले मुझसे उम्मीदें लगा के बैठे, आने वाली पीढ़ी को मुझे जवाब देना है। इस तरह की कई बार मजबूरी होती है कि मुझे ये मेरी मजबूरी है, मुझे हर हाल में सफल होना है। मेरे माता पिता बहुत संघर्ष कर रहे हैं मेरे लिए। वो सुबह उठ के खेत में जाते हैं, वो या कोई काम करते हैं या नौकरी पे जा रहे हैं, तो भी आप ये मान लेना वो एक मेहनत कर रहे हैं, एक मजदूरी का काम कर रहे हैं। अगर आपके फादर ना सर्विस कर रहे हैं तो भी वो मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो बादशाह नहीं है बेटा, वो एक सर्वेंट है। चाहे वो खेत में जा रहे हैं, चाहे वो मजदूरी कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस कर रहे हैं, तो भी वो मजदूरी कर रहे हैं। और आप भी चाहते हैं कि नहीं मुझे भी वो जिंदगी जीनी है या उनकी जिंदगी बदलनी है, तो बेटा आप इस समय को पूरा जो है ना पूरा यूटिलाइज करें, बहुत यूटिलाइज करें। मतलब अपनी पूरी जान पूरी ताकत लगा दे। बहुत एनर्जी है बच्चे के पास, बहुत एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है, बस उसकी बिखरी हुई रहती है। मैंने कहा ना, जैसे ये भी कर लूँ मैं, वो भी कर लूँ, उसको नीचा दिखा दूँ, उसको ऐसे कर दूँ, उसके चाटे मार लूँ, उसको ये कर लूँ, ये बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। और ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी वो खा जाती है बेटा पूरी को। फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया आज तक, आप कितना इंटेलिजेंट थे पहले, क्या करते थे आप, जो है ना रास्ते सही चलते थे नहीं चलते थे, गलत रास्ते चलते थे, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे आपको ज़्यादातर जो लोग मिलेंगे ना जो सफल हुए, कभी आप उनसे मिलेंगे, कभी बात करेंगे, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो उनका शुरुआती जीवन था ना वो बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल बेकार था। मतलब वो एक आवारा हुआ करते थे, वो एक बेवकूफ़ की तरह बात किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने डिसीजन लिया अपने जीवन के बारे में, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। IAS अभी कल परसों एक डूंगरपुर के कलेक्टर साहब का, हमारे पड़ोस के ही हैं, सुरेश जी ओला, उनकी एक स्टोरी छपी थी, आपने शायद पढ़ी हो तो, कल या भास्कर में। उन्होंने कहा कि मेरे पड़ोस में, वहाँ आए थे पहले वो, कि मेरे पड़ोस में एक स्टूडेंट रहता था जो अपने उसके फादर नहीं थे, अपने बहनें थी 2-3, उनको पालता था, उनके लिए मेहनत करता था। उसके बाद वो नीट की तैयारी कर रहा था और उसने साल भर तैयारी की। उसके बाद उसका जब नीट में हो गया, एक साधारण एवरेज स्टूडेंट जो अपने परिवार को पालना है, फादर भी नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे 3 रात तक नींद नहीं आई।
मैं 3 रात सो नहीं पाया कि यार वो बच्चा अगर जिसको अपने परिवार को संभालना है, जिसको अपने भाई बहनों की सारी व्यवस्थाएं करनी है, उनके खाने की व्यवस्था करनी है, मदर की व्यवस्था करनी है, अगर वो इंसान पढ़ के और नीट में पहले साल में सिलेक्शन करवा सकता है, तो मेरे तो फादर भी है, मेरे पास तो ज़मीन भी है, मेरे तो बड़े भाई भी हैं। उन्होंने कहा मैं 3 रात सो नहीं पाया, उसके बाद में बैग उठाया, घर आया और घर आके पूरी पैकिंग करके और बोला मैं जा रहा हूँ। तो घर वालों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला दिल्ली जा रहा हूँ, IAS की तैयारी करूँगा। बोला पागल हो गया क्या? तेरी कितनी बुरी स्थिति पढ़ाई की, कितने बुरे हाल चल रहे हैं। बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी 41 रैंक था उनका, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में 41 बेटा ऑल इंडिया डूंगरपुर कलेक्टर है। तो आज तक क्या किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या करते थे पहले कि जी मैं तो बिल्कुल ही पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, मेरे तो है ना परसेंटेज ही कम थी, मेरा ये था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजेंट मैटर। आप आज क्या लेके चल रहे हैं, आपके दिमाग में आज क्या चल रहा है, वो डिसाइड करता है आगे की जिंदगी। और हम तो हज़ारों ऐसे स्टूडेंट हैं, आपके सर रहे, इनके इनसे भी बहुत सारे स्टूडेंट इनके साथ वाले भी होंगे, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉर्मल थे और आज वो साइंटिस्ट है बेटा, आज वो साइंटिस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, आज वो जो है ना और बड़ी पोस्टों पे है। तो ये आज तक क्या किया वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, आगे आने वाला जो आपका जो इंस्टीट्यूट रहेगा वो कैसा माहौल देगा आपको, उससे आपके जीवन पर फर्क पड़ेगा, बड़ा फर्क पड़ेगा बेटा। वो आपकी लाइफ को ना ज़्यादा अफेक्ट करेगा, आज तक क्या किया वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो आप इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालें। और जैसे मैंने कहा ना, दुनिया में 2 ही तरह के लोग सफल होते हैं, मजबूत या मजबूर। या तो मजबूरी बना लीजिए सफलता को अपनी मजबूरी बना लीजिए कि मुझे हर हाल में सफल होना है। मजबूती भी होती है, कई बार होता है कि घर पे सब कुछ ठीक होता है, मतलब फैक्ट्री चल रही होती है, इंडस्ट्री चल रही होती है ना, अच्छा इनकम भी हो रहा होता है, 50 लाख रुपये पर मंथ आ रहा है, तो भी वहाँ के बच्चे भी सफल होते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी नहीं होती है, उनकी सफलता मजबूरी नहीं होती है, उनकी मजबूती होती है। उनका दिमाग इतना मजबूत होता है कि नहीं मुझे तो करना है, मुझे अपने आप को साबित करना, ठीक है मुझे इंडस्ट्री चलानी है, आज से 4 साल बाद मुझे इंडस्ट्री चलानी है, मुझे किसी नौकरी की जरूरत नहीं है, मैं बहुत लोगों को नौकरी देने वाला हूँ, लेकिन मुझे उस योग्यता के लिए, मुझे उस लेवल पे ले जाने के लिए, अपने आप को उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हर हाल में मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा पढ़ना है, मुझे अच्छा सीखना है, मुझे व्यवहारिकता सीखनी है, मुझे पब्लिक डीलिंग जो है वो सीखनी है। तो वो वहाँ पर बेटा मजबूती कहते हैं उसको, वहाँ पर उसको मजबूती बोला जाता है। और एक मुझे हर हाल में सफल होना है। मेरे घर वाले जो अभी मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, उनकी उम्र ढलती जा रही है, वो बुढ़े होते जा रहे हैं, वो धीरे धीरे होंगे बेटा, आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद वो बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। आप लोग ना आप बड़े होते चले जाएंगे। तो उनके लिए मुझे क्या करना है, ये जो आपका राजधानी है ना बेटा, ये एक पिता की बहुत बड़ी मेहनत है। मेरे फादर ने ना मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, लकड़ियाँ काट काट के पढ़ाया, लकड़ियाँ काट के पढ़ाया। अगर आज से मैं 2007 से पहले जाऊँ ना बेटा, हालांकि हमने 1998 में शुरू कर दिया था इस राजधानी को, लेकिन 2007 में जाऊँ तो 2007 तक मेरे फादर लकड़ियाँ काट रहे थे बेटा। एक ऊँट का लड्डा था, और उससे आज कभी आप विजिट करोगे, कभी आओगे ना उधर, तो आपको लगेगा सर ये क्या है, यहाँ इतना बड़ा एम्पायर कैसे बन गया ये। तो वो सारा उस पिता की मेहनत का, और उस माँ की जो एक बकरी पालती थी, भैंस पालती थी, और उसके बाद में वो जब भाई अब दूध लेने का टाइम आता तो उसको जैसे ही वो आता था उससे पहले वो बेच देती थी, केवल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। रात को फादर दिन भर मेहनत करते थे। आज भी मेरे फादर जो है ना बेटा, उनको हमने खूब इलाज दिलवाया, लेकिन अभी भी उनके पैरों में दर्द रहता है, इतना मेहनत किया उन्होंने। तो वो जब रात को कर रहे थे ना पूरी रात, तो मुझे नींद नहीं आती थी, पूरी रात नींद नहीं आती थी। वो जब कर रहे थे मैं सारी रात रोता था फिर, और एक ही शपथ लेता था अपने आप से कि यार कुछ ऐसा करूंगा कि इनको जिंदगी में ना, भले ही आज कितना ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी में एक दिन इनको गर्व कराऊंगा कि नहीं मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, एक दिन गर्व कराऊंगा। उसी का रिजल्ट है बेटा, बहुत बहुत बड़ा संघर्ष है ये जो आप देख रहे हो। ये तो चलो आप इनिशियल स्टेज में, लेकिन वहाँ कभी आओगे तो आपको एक एक संघर्ष दिखेगा, एक एक पत्थर दिखेगा कि सर ने कैसे किया होगा मैनेज, बिना 1 रुपया किसी की मदद लिए, बिना लोन लिए, जमीन बेची नहीं, जमीनें खरीदी हुई है, 2-3 जगह जमीन वहाँ खरीद रखी है हमने। तो ये सारा संघर्ष उस पिता की रात की कर्राहट का बेटा। वो जो रात में कर रहे थे तो दिन में सो नहीं पाता था। उसके बाद में एक डिसाइड किया, कुछ भी करके मुझे जो है ना अच्छा करना है। पूरे राजस्थान में बाइक ले लेके घुमा करते थे बेटा, पूरे राजस्थान में सर्दियों में ये करना, उस बच्चों से मिलना, ये बताना धीरे धीरे। और ये सारा तो ये वो इसलिए सफल हुए क्योंकि बड़ा एक माता पिता को देख के बड़ी यूँ आती थी कि यार ये कब तक हमारे लिए ऐसे करते रहेंगे, कब तक ये जो है ना ये ऊँट ले लेके, ये लड्डा ले लेके घूमते रहेंगे, कभी तो इनको। तो आप भी बेटा अपने माता पिता को, क्योंकि माता पिता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, माता पिता एक तरफ हो जाए तो दुनिया को लात मार देना। माता पिता से बड़ा कोई नहीं बेटा। अपनी मम्मी आप कितनी, कभी उनके बारे में सोचा करो बेटा, कितनी इनोसेंट है वो,
कितनी मासूम है वो, उनके कोई सपने नहीं बेटा, आपकी मदर के कोई सपने नहीं है। उनको यूरोप टूर नहीं करना, उनको ना गाड़ी नहीं चाहिए, उनको बेंगलोर नहीं चाहिए बेटा, उनको कोई मार्सिडीज नहीं चाहिए। उनका तो एक ही सपना है कि आप हर हाल में सफल हो, हर हाल में आपकी सफलता ही उनका मकसद है बेटा जीवन का, हर हाल में। आपके फादर कितने 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 मासूम है बेटा, वो कितने इनोसेंट है, मतलब वो नहीं उनको नहीं मतलब किसी भगवान से, उनको किसी ईश्वर से मतलब नहीं बेटा, उनके लिए तो आप ईश्वर है। हर हाल में वो सुबह उठते ही बेटा आपको, आपके बारे में सोचते हैं। आपकी मम्मी आपके पापा दिन में 50 बार 100 बार 200 बार आपको याद करते हैं। दिन में कितनी बार जो है ना उनके, और उनका एक ही सपना है कि मेरा बच्चा सफल होना चाहिए, मेरा बच्चा हर हाल में अच्छा करना चाहिए, मेरा बच्चा ना किसी के आगे वो मजबूर नहीं बने। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी मतलब इतनी ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है कि वो कोटा भेज के किसी को पढ़ा पाए, उसके बावजूद वो इतना बड़ा डिसीजन लेके कि नहीं कहीं से पैसों की व्यवस्था करते हैं, इधर से लेते हैं उधर से लेते हैं, उसके बाद भी क्योंकि उनको हर हाल में आपकी सफलता चाहिए बेटा। मैंने कहा ना उनके लिए कोई भगवान मायने नहीं रखते। वो ठीक है भगवान को प्रार्थना करते होंगे, प्रणाम करते होंगे, लेकिन सबसे बड़े भगवान तो उनके लिए आप हैं, सबसे बड़े भगवान तो उनके लिए आप है बेटा। मेरी बिटिया को मैंने IAS के लिए भेजा बेटा दिल्ली, उसने ग्रेजुएशन किया जोबनेर से, जोबनेर यूनिवर्सिटी से, और अभी भी उसको IAS के लिए। तो मुझे पता है एक बेटी को, एक बेटे को अपने से जुदा करने का मतलब क्या होता है। बच्चा उदयपुर पढ़ रहा है RCA में, और बेटी वहाँ पर MSc कर रही है। एक बिटिया है और एक बेटा है। तो एक बेटी को अपने से जुदा करना कितना बड़ा डिसीजन होता है, एक बच्चे को अपने से जुदा करना कितना बड़ा डिसीजन होता है, ये एक पिता को ही पता होता है। लेकिन उसमें भी दिमाग में यही रहता है कि नहीं अच्छा करना है, उस बच्चे को अच्छा करवाना है, बच्चे से अच्छा करवाना है, क्योंकि मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ, या मेरे आपके मदर फादर भी सोचते होंगे मैं जो लाइफ जी रहा हूँ ना वो मेरे बच्चे ना जिए। इनका एक मुकाम हो, इनका एक जो है इनकी पहचान हो दुनिया में, एक दुनिया के लिए मिसाल बने मेरे बच्चे, बाकी लोगों के लिए। आप बेटा, मैंने आपको कहा ना आप अकेले नहीं हैं, आपके द्वारा की गई अच्छाई से आपका पूरा परिवार प्रभावित होता है, आपके परिजन प्रभावित होते हैं, आपकी मम्मी पापा बुआजी नाना नानी मामा सबके ऊपर फर्क पड़ता है। आपके द्वारा एक छोटी सी जब गलती की जाती है ना बेटा, एक नेगेटिव बात आती है, तो उसका रिजल्ट भी वहाँ पर जाता है। एक इंसान कभी अकेला नहीं चल रहा होता बेटा, वो अपने मम्मी पापा के सपने लेके चल रहा होता है, अपने पूरे परिवार के आन बान शान लेके चल रहा होता है, हर चीज़ उसके साथ होती है। कभी ये नहीं मेरी ज़िंदगी में चाहूँ जैसे जीऊँ। कई बार लगता है कि कई बार बच्चे बोलते हैं कि मेरी खुद की लाइफ में मैं चाहूँ जैसे जीऊँगा। अरे बेटा तेरी लाइफ किसने बना दी? तेरी लाइफ कहाँ से हो गई? तू कहाँ से ऐसा हो गया? तेरे मम्मी पापा के बिना तेरी लाइफ कहाँ से हो गई? तेरी दीदी के, तेरे परिवार के बिना तेरी लाइफ कहाँ से हो गई? तो आप अकेले नहीं बेटा, आप अकेले नहीं, आपके साथ हजारों उम्मीदें चल रही है, आपके साथ हजारों आशाएं चल रही है, आपके मम्मी पापा के सपने आपके साथ चल रहे हैं, आपके परिजनों की वेल विशेज आपके साथ 24 घंटे रहती है। और उस हाल में भी अगर आप अच्छा नहीं कर पाते तो आप केवल अपने लिए नहीं, उन बाकी लोगों की भी उम्मीदें तोड़ रहे हैं, बाकी लोगों के भी सपने तोड़ रहे हैं। बाकी लोग भी आपसे जो अच्छा करवाना चाहते हैं उन सबकी उम्मीदों को आप मर्डर कर रहे हैं, उनका खुद के कैरियर का मर्डर कर रहे हैं, उनका भी मर्डर कर रहे हैं। तो इस समय का मैंने आपको कहा ना, ये प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ है। आप इसमें अपने आप को इतना मजबूत कर लो, इतना सीख लो। ये जो सर अभी पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये मान लेना आपकी लाइफ की लास्ट पढ़ाई है। उसके बाद में कॉलेजों में इतना नहीं पढ़ाते हैं, उनको ना इतना नॉलेज होता है। जो भी प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, मैं सबको जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेसर्स हैं। हालांकि जो यहाँ के स्टूडेंट है या हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट है वो तो फिर भी, लेकिन जनरली जो सेलेक्ट होकर आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आरक्षण की वजह से मान लो, या इस तरह से मान लो, या ज़्यादा एग्रीकल्चर में भीड़ दी उसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे भी आपने सुना होगा ये जो इसका जो स्कूलिंग का जो लेक्चर का जो एग्ज़ाम हुआ था, ध्यान आपको, सीटें खाली रहेगी उसमें, एग्रीकल्चर के इतने स्टूडेंट्स नहीं मिले तो सारे लेक्चर बन गए। अब कई जगह से ऐसे फ़ोन आते हैं, जैसे हमारे गांव का जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ पर एक मैडम आई है, तो परसों प्रिंसिपल साहब मिल गए, तो वो ऐसी बातें करते करते बोल रहे यार हमारे वो एग्रीकल्चर मैडम आई, उनको कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ? कि कुछ भी नहीं आता उनको। तो बच्चे कह रहे हैं कि जनरल, मतलब उनको कोई जनरल क्वेश्चन पूछ लिया एग्रीकल्चर, वो भी नहीं आता है, और वो लेक्चर बन के आ गई, क्योंकि उन्होंने MSc कर ली जैसे धक्के मार के, उसके बाद B.Ed हो गई और वो पोस्ट आ गई तो सेलेक्ट हो गए, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लग गई गवर्नमेंट की। स्कूलिंग का लेक्चर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है बेटा। वो बन गए, उनको कुछ आता जाता है नहीं, क्योंकि बच्चे थे नहीं। तो किसी ने रोल नंबर भर के आ गया ना, वहाँ जाके गोले काले करके आ गया, रोल नंबर के कुछ भी नहीं करके वो भी लेक्चर बन गया, वो भी लेक्चर बन गए। तो ये अभी की बता रहा हूँ मैं, कोई आपको ना बहुत पाषाण युग की कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं। अभी का लेटेस्ट, अभी तो उनकी पोस्टिंग हुई है, 2-3 महीने हुए हैं, तो पोस्टें ज़्यादा थी, स्टूडेंट्स कम थे। तो
बेटा ये, क्योंकि देखो ये आर्थिक युग है बेटा, हो सकता है आज हम लोग ना पैसे की बात नहीं करें, हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में तो भाई पैसा का मतलब आपका सेटल होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं केवल ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना नहीं होता बेटा, है ना, लेकिन पैसा एक महती आवश्यकता है इंसान की। जहाँ एक सेटलमेंट ऑफ लाइफ होता है कि मुझे, हाँ मैं ऐसी सर्विस लग गया कि मुझे ना 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पर मंथ आ रहे हैं, तो फिर आदमी का ना, फिर उसके बाद में उसके आइडियाज़ भी इनोवेटिव होते हैं, विचार भी इनोवेटिव हो जाते हैं, वो अच्छा सोचने लग जाता है, उसके दिमाग में कई क्रिएटिविटी आने लग जाती है। और जहाँ संघर्ष पैसे का चल रहा हो, मतलब घर पे जो है ना तनाव रहता है, घर पे लड़ाई होती रहती है ना, उसको देना है, वो देना है, ये काम किया, वो काम किया, उसके बाद वो खर्चा आ गया, ये किया, तो वहाँ पर फिर क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। भाई इंसान जब खुद का पेट भर लेगा तभी तो क्रिएटिव हो पाएगा वो। जब पेट नहीं भर पा रहा है, पेट के लिए संघर्ष चल रहा है, तो वहाँ क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? तो इसलिए आपका सेटल होना तो बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आपने आज तक क्या किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे बेटा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक आपने, मैं हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हज़ारों ऐसे हज़ारों नहीं मतलब लाखों दे सकता हूँ, जिन्होंने अपने आप को एकदम चेंज कर लिया। उन्होंने डिसीजन लिया अपने लाइफ के बारे में कि आज के बाद में ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, बहुत जी ली ऐसी ज़िंदगी, आज के बाद में ऐसे पीछे नहीं रहना, आज के बाद में टेस्ट में नंबर कम नहीं आने, आज के बाद में ना जेट में ICR मेरी रैंक कमज़ोर नहीं आनी, इस बार तो मैं बहुत अच्छा ही करने वाला हूँ। बस वो डिसीजन जिस दिन ले लिया ना, दिमाग में आ गया, उसी दिन से उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई और उसके रिजल्ट जो है ना बम्पर आए। और एक साधारण सा बच्चा जिसके घर वाले भी नहीं सोच रहे थे कि कभी ये चपरासी भी बन जाएगा, 4th क्लास नौकरी भी लग जाएगा, वो आज साइंटिस्ट है, वो आज साइंटिस्ट है, वो आज अधिकारी है, वो एक प्रोफेसर है, वो आज IAS है, वो आज RAS है। तो पहले वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, मजबूती या मजबूरी में से कोई दोनों में से एक चीज़ लानी है। और मुझे पता है आप में ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनको मजबूरी ही लानी होगी कि मेरी मजबूरी है सफल होना, इस साल हर हाल में सफल होना मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसके बाद की जो लाइफ वो बड़ी भयानक है। अगर आप सफल नहीं हो पाए तो आपके पास फिर रास्ता ये बचता है कि या तो आप दोबारा तैयारी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप इतना हिम्मत जुटा पाएंगे कि फिर अगले साल दोबारा आप तैयारी कर पाओगे। और मेरे हिसाब से ये सोचना भी मत, हम भी नहीं चाहेंगे कि आप जो है ना दोबारा अगले साल यहाँ पर फिर से इस क्लास में या टारगेट के बेच में आके बैठे। जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, 11th के हैं या 12th के हैं, या जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th वाला तो खैर उसको तो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो बच्चा 12th का और जेट की तैयारी कर रहा है उसको तो हम यही चाहेंगे कि वो हर हाल में इस साल सफल हो जाए, इस साल ही बहुत बेहतरीन कर जाए। भैया एक छोटी सी गलती ना पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत किया, आपका रैंक सुपर आया, आपको ऐसा कैंपस मिल गया जहाँ पर टॉप क्लास पढ़ाई है, फीस न के बराबर है, थोड़ा सा आप हल्के से थोड़ा लूज रह गए, सिलेक्शन हुआ, ऐसा कॉलेज मिल गया जो या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज मिल गया, वहाँ दुनिया भर का पैसा आपसे लूटा जा रहा है कि ये डिग्री संभालो, अब जाओ आराम से खेलो। उस डिग्री को लेके जाते हो, शर्म और आती है उसके बाद। किसी को कहे ना मैं इस कॉलेज से डिग्री लेके आया हूँ, इस प्राइवेट में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ लगता है कि क्या कर लिया मैंने, ना सिखाया उन्होंने। मतलब एक छोटी सी गलती से कितनी बड़ी सजा होगी, दुनिया भर की फीस लग गई, सिखाया कुछ नहीं और एक कागज का टुकड़ा दे दिया गया। थोड़ी सी आपने मेहनत की, बच्चे अच्छे माहौल में गए जहाँ सारे लोग जो है ना बड़े सपने वाले थे, जिनका सपने बड़े थे या जो बहुत बड़ी बातें करते थे, और आपकी लाइफ वहीं से चेंज हो गई। जैसे आपको मैं बता दूं, जो लोग BHU में पढ़ते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या पंतनगर में पढ़ते हैं, या फिर आपका जो है हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या TNU में पढ़ते हैं, वो तो आपके यहाँ के जो है ना WO के फार्म में नहीं बढ़ते, क्योंकि उनको पता है WO बढ़ के मैं क्या करूँगा, मुझे साइंटिस्ट में 100% साइंटिस्ट, IRI में जैसे मान लेते हैं, खैर IRI में तो आगे वाला नेक्स्ट स्टेप में आता है, वो MSc के लिए। तो वो लोग तो कभी छोटे छोटे फार्म ही नहीं पढ़ते हैं। आज कोई BHU में पढ़ रहा होता है तो कभी भी यहाँ राजस्थान का होने के बाद भी WO का फार्म नहीं पढ़ता है कि मुझे नहीं बनना असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, आई डोंट वांट, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, क्योंकि वो वहाँ जाके सोच चेंज हो जाती है। एक साधारण सा बच्चा जो यहाँ कुछ भी नहीं था, बोला सीधा सा, उसने थोड़ा मेहनत किया, मेहनत करने के बाद में उसको बहुत अच्छा कैंपस मिल गया, जिंदगी चेंज। 2 महीने बाद में जब वो आता है तो पता नहीं लगता ये बच्चा वही है कि जो कभी यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ा करता था, उसका बोलने का, चलने का सारा ही चेंज हो जाता है। भाई अच्छे कैंपस में तो देखो अच्छे लोग मिलेंगे आपको, उनका वो आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा, जो माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। 2 बच्चे एक साथ रहते हैं, उनमें से एक पढ़ने वाला होता है, एक नहीं पढ़ने वाला होता है, नहीं पढ़ने वाला फालतू की बातें करता है, थोड़े दिनों बाद में जो पढ़ने वाला है ना वो भी वैसी ही बातें करने लग जाता है। कोई भी हो, बच्चा हो, बच्ची हो, 2 बच्चियां साथ रह रही है, उनमें से एक बच्ची बड़े सपने देखने वाली, पढ़ने वाली, बड़ी जुनून के साथ आई, लेकिन साथ वाली बच्ची उससे ऐसी ही बातें कर रही है कमरे पे, हमेशा ऐसी बातें, वो फालतू की बातें कर, धीरे धीरे वो भी वैसी हो जाती है। एक इंसान जिसको
नए गाने मूवीज के बहुत अच्छे लगते थे, एक दोस्त के साथ रहा, उसको पुराने गाने 10 दिन 15 दिन बाद पता लगता है उसको पुराने गाने पसंद आने लगे। तो एक माहौल ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है। जहाँ सारे बच्चे जुनूनी होते हैं, हॉस्टल्स वगैरह में सारे लोग अच्छी बातें कर रहे होते हैं, वो हमेशा जो है ना आगे बढ़ने के बारे में तो वैसे ही बन जाते हैं। और जहाँ फालतू की बातें कर रहे होते हैं लोग जो है ना अच्छे आने वाले, तो ज़्यादातर आपको जो कैंपस, बहुत अच्छे कैंपस है, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है, लेक्चर अच्छे होते हैं, नो डाउट। उनके पास एक्सपेरिमेंटली जो है ना सारे प्रैक्टिकली बहुत अच्छा उनके पास सारा का सारा मटेरियल होता है, प्रैक्टिकल वगैरह भी, क्योंकि ये तो अपना सब्जेक्ट तो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ही है। अब एक तो केवल आपको 2 कमरे 4 कमरे का कॉलेज मिल गया जहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल आप जाते हैं, जाने के बाद पता लगता है कोई क्लास लेने वाला नहीं है, आपने क्लास लेने की कोशिश की, टीचर नहीं है, टीचर आ गए तो 2 स्टूडेंटों को वो पढ़ा नहीं रहे, 2 ही आ रहे हैं, बाकी आ नहीं रहे, तो सारा खेल खत्म हो जाता है। 4 साल बाद फीस बराबर ले रहे हो, फीस का तो मैंने कहा ना पूरी लाइन ही बढ़ा लेते हैं, पूरी एक पाइप लगा के डायरेक्ट ही सकिंग शुरू कर देते हैं। वो सकिंग शुरू करते हैं, इसका पैसा दो, ड्रेस का पैसा दो, फलाने का पैसा दो, ये उसका मतलब पूरा ही खींच लेते हो, एग्जामिनेशन फीस दो, ये करके, और रिजल्ट आता है उसके बाद 0। तो थोड़ी सी गलती ना कितनी बड़ी सजा उस परिवार के लिए बन जाती है। जो एक साधारण परिवार है, जिनके पास कोई ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं पैसे का, और उनके लिए वो प्राइवेट कॉलेज ना, मतलब ये मान लो कि एक सुसाइड जैसा हो जाता है। वो पूरा परिवार ना दब जाता है, उस दलदल में फंस जाता है, न वहाँ से निकल नहीं सकता, न कुछ और कर सकता। तो थोड़ी सी आपकी जागरूकता है ना बेटा आपका, क्योंकि अच्छा कैंपस ये मान लेना जिस दिन मिल गया ना, उस दिन 2 डिब्बे, मैंने अभी भी आपको कहा था, 2 डिब्बे मिठाई की उसी दिन बांट देना, जिंदगी उसी दिन से आपकी बदल गई है। और मजबूती लाओ बेटा, आप कोई छोटे गाजर मूली नहीं है, भेड़ बकरी नहीं है बेटा, आप अपने जीवन के, अपने जीवन रूपी महाभारत के महायोद्धा है। आपकी सफलता मेरे लिए हो सकता जरूरी नहीं हो सकता आपके परिवार वालों, लेकिन आपके लिए सबसे जरूरी है। आप जैसा आपके लिए कोई नहीं है, आप जैसा बेटा आपके लिए कोई नहीं है, आप जैसा आपके लिए कोई नहीं है। आप अपने लिए फर्स्ट है, बाकी दुनिया सेकंड आपके लिए, मतलब परिवार भी आपके लिए सेकंड, आप अपने लिए फर्स्ट है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसे ही भेड़ बकरी की तरह जिंदगी जी के जानी, तो चल ले तो बेटा जैसे चल रहा है। और आपको लगना है कि नहीं किंग साइज लाइफ होगी मेरी, बादशाह वाली लाइफ होगी, तो अपने आप को बदलना शुरू कर दो बेटा। इंसान जैसा अपने आप जैसा मानता है ना बेटा वैसा ही बन जाता है, जैसा सोचता है ना वैसे ही बन जाता है। इस जीवन की कीमत को जो समझ जाते हैं ना, वही दुनिया में तूफान लाते हैं, वही दुनिया में तूफान लाते हैं बेटा। आपने एक छोटा सा स्टोरी सुना होगा कि शुरू करूंगा बाबा नानक की एक कहानी से, जो धर्म का मतलब, इंसान के जीवन की कीमत स्पष्ट अक्षरों में समझा देती है। बाबा नानक के पास कोई गया और बोला, बाबा जी मेरे जीवन का मूल्य बताइए। बाबा ने आंख मूंदी और एक बेशकीमती रूबी उसके हाथ में थमा दी, बोला जा कीमत पता करके आ, बेचना नहीं। वो चला गया, एक आदमी संतरे बेच रहा था, उसको ले जाके दी वो रूबी लाल, वो हीरा, बोला इसकी कीमत बताइए। उसने कहा 1 दर्जन संतरे ले जा, ये पत्थर मेरे पास छोड़ जा। उसने कहा नहीं, बेचने का हुक्म नहीं है। आगे चला गया, एक आदमी सब्जी बेच रहा था, उसको ले जाके दी वो रूबी लाल, बोला इसकी कीमत बताइए। उसने कहा अच्छी चमक है तेरे पत्थर में, 1 बोरी आलू की ले जा, ये पत्थर मेरे पास छोड़ जा। बोला नहीं, बेचने का हुक्म नहीं है। आगे चला गया, एक सोने का काम करने वाला सुनार मिल गया, उसको ले जाके दी वो रूबी लाल, उसकी आंख की पुतली खड़ी हो गई। उसने कहा इसकी कीमत बताइए। उसने कहा 10 लाख रुपए अभी देता हूं, ये हीरा मेरे पास छोड़ जा। बोला नहीं, बेचने का हुक्म नहीं है। उसने कहा 10 करोड़, 100 करोड़, 5000 करोड़, जितनी मर्जी आपको पैसा चाहिए उतना पैसा ले जाओ, ये हीरा मेरे पास छोड़ जाओ। बोला नहीं, बेचने का हुक्म नहीं है। आगे चला गया, एक हीरो का पार की जोहरी मिल गया, उसको ले जाके दी वो रूबी लाल। सबसे पहले उसने कपड़ा बिछाया, रूबी को रखा, परिक्रमा की, मत्था टेका और पूछा कहां से लाया है बेशकीमती रूबी। उसने कहा वाद विवाद का समय नहीं है, आप इसकी कीमत बताइए। जोहरी बोला कीमत जानना चाहता है तो सुन, तू चाहे तो पूरी दुनिया को बेच दे, पूरी सृष्टि को बेच दे, पूरी कायनात को बेच दे, तो भी इसकी कीमत नहीं लगेगी। ये तो बेशकीमती रूबी है, पूरी धरती बिक जाए, पूरा ब्रह्मांड बिक जाए, पूरी धरती को अगर पैसों में कन्वर्ट कर दी जाए तो भी इसकी कीमत नहीं लगने वाली।
परेशान हो गया, हैरान हो गया, रूबी को लिया, दौड़ा चला आया और गुरु नानक के चरणों में गिर गया। गुरु महाराज मेरे साथ तो ये बीती, किसी ने इसकी कीमत 1 दर्जन संतरे बताई, किसी ने 1 बोरी आलू की बताई, बताइए मेरे जीवन का मूल्य क्या है। गुरु नानक बोले जीवन का मूल्य जानना चाहता है तो सुन, तू चाहे तो अपनी जिंदगी को 1 दर्जन संतरे के भाव बेच ले, तू चाहे तो अपनी जिंदगी को 1 बोरी आलू के भाव बेच ले, और तू चाहे तो अपनी जिंदगी को इतना बेशकीमती बना ले कि दुनिया में तेरी कोई कीमत लगा न सके। ये तेरी दृष्टि, तेरी सोच पे निर्भर करता है कि तू अपने आप को देखता किस नजर से है। अगर तेरी सोच बड़ी तो तू शाहों का साथ शहंशाह, अगर तेरी सोच छोटी तो हाथ में कटोरा लिया हुआ भिखारी। इंसान बड़ा नहीं होता बेटा, उसकी सोच बड़ी होती है। आईएएस भी आप जैसे ही है, उनका भी पूरे बॉडी फंक्शंस आप जैसे हैं, उनके सारे सिस्टम्स आप जैसे हैं, उनका भी नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सब सेम होते हैं। केवल आदमी की जो सोच होती है ना वो उनको आगे ले जाती है। तो ये जो छोटा सा दिमाग है, इसके अंदर आपके क्या चल रहा है वो आपकी आने वाली लाइफ को डिसाइड करेगा। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो ये मान लेना कि आप नहीं कर पाएंगे। और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं इस धरती पे मैं जन्म नहीं लिया, मेरा अवतार हुआ है, मैं उन लोगों के लिए मिसाल बनने जा रहा हूं जो मेरे जैसे हैं, जिनको मेरे जैसे परिवार से हैं, जिनके कोई बड़े सपने नहीं है, उनके मम्मी पापा है ना एक मजदूरी का काम करते हैं, खेती करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो कम से कम मिसाल बन के दिखाऊंगा, उन लोगों के लिए तो अच्छा करके दिखाऊंगा। कोई काम मुश्किल नहीं होता दुनिया में, केवल यहाँ से जैसा इंसान मानता है ना बेटा, वैसा ही उसके लिए वो काम हो जाता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं अच्छा कर लूंगा, मैं कुछ भी नहीं है, उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। और जिसको लगता है कि नहीं, आप में से बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट होंगे, मैं भी सर का सुन रहा था, सर बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, बहुत ज़बरदस्त। मैं भी क्या बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, एग्रीकल्चर पढ़ाता हूँ, 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हालांकि ऐसे नहीं भाई वहाँ मैं दोनों में ही पढ़ाता हूँ, 3-3 फैकल्टी है, 3-3 4-4 लोग हैं, लेकिन मेरे कुछ चैप्टर जो मैं ही लेता हूँ। तो सर बहुत गजब पढ़ा रहे, बहुत ही शानदार पढ़ा रहे थे। तो अब वो ये जो पढ़ाई है ना बेटा, अब आपको सारों को सेम ही दे रहे सर, सभी को सेम दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में जब टेस्ट लगता है, रिजल्ट में डिफरेंस क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि कई बार तो यूँ लगता है, देखो कई बार कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो गॉड गिफ्टेड है, ऐसा लगता है कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, ये तो इसको तो जो है ना जल्दी याद हो जाता है, ये तो बहुत आसानी से इस काम को कर लेता है। ऐसा नहीं है, गॉड गिफ्टेड कोई नहीं होता दुनिया में, गॉड गिफ्टेड कोई नहीं होता। वो परमपिता, वो ईश्वर ना किसी को अलग अलग नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता। एक माता पिता अपने मम्मी जो है ना 4 बच्चों में डिफरेंस अंतर नहीं करती, तो वो तो मम्मी की भी मम्मी है, ईश्वर तो परमपिता। तो एक फादर ना अपने बच्चों के साथ कभी अलग अलग व्यवहार नहीं करता है, अगर वो फादर ही है तो वो परमपिता तो सब, वो तो पिता का भी पिता है बेटा। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता किसी को इंटेलिजेंट बनाए, किसी को कमजोर बनाए। ये केवल जन्म लेने के बाद में, आपने यहां आने के बाद में किस और ज्यादा फोकस किया उस पर डिपेंड कर रहा है। आपने जैसे शुरू में आपने जब पढ़ाई शुरू की तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फालतू की बातों में ध्यान लगा, उन्होंने अपना पूरा ध्यान उधर लगाया, उनके माइंड की वो वाली सेल ज्यादा एक्टिवेट हो गई जो फालतू के काम सिखा रही थी उनको। किसी बच्चे ने जो है ना केवल पढ़ाई पे, भाई मुझे तो इसमें अच्छा करना है, तो वो वाली सेल एक्टिवेट हो गई जो उसको इंटेलिजेंट बना गई। मतलब इंटेलिजेंसी एक दिन का रिजल्ट नहीं होता है, वो लंबे समय का परिणाम होता है बेटा। कोई आदमी जैसे आप में से कोई बच्चा है, उसने कल डिसाइड किया कि मैं कल बहुत अच्छी मेहनत करके पूरे में से पूरे नंबर लेके आऊंगा। अब वो कल उसके नंबर आए नहीं, फिर उसने दोबारा किया, फिर उसके मान लो नंबर उतने ज़्यादा बढ़े नहीं, तीसरी बार किया उसने बढ़े, उसके बाद वो प्रयास करना छोड़ देता है। जबकि इंटेलिजेंस ही लंबे समय द्वारा की गई मेहनत के बाद में आपकी जो सेल्स का एक्टिवेशन है उसका रिजल्ट होता है। जो बच्चे इसके बाद में भी, जैसे कोई बच्चा यहाँ आके बोल रहा है, लोगों ने जो है ना उसने कुछ बोलने की कोशिश की, शुरू में होता क्या, माइंड और जो है ना बोलना, ये दोनों एक्टिविटी साथ नहीं होती है कि आदमी सोचता भी रहे और उसकी बातें आती भी रहे बाहर, ये दोनों साथ नहीं होती एक्टिविटी। उसके लिए काफ़ी प्रयास लगता है। जैसे आपने कभी साइकिल चलाना शुरू किया होगा तो शुरू में जब आप उसके पेडल मार रहे होते थे ना, पेडल, तो हैंडल कंट्रोल नहीं होता था, इधर घूम गया ऐसे, और जब आप हैंडल पे ध्यान दे रहे तो पेडल रुक जाते थे, आपके पैर रुक जाते थे। लेकिन धीरे धीरे आपने जब उसका प्रैक्टिस किया तो दोनों काम साथ होने लगे, बल्कि ज़्यादा होने लगे। उसके बाद तो आप आराम से उसके हैंडल भी पकड़ के चला रहे हैं, पेडल भी मारते जा रहे हैं और दिमाग में कुछ और बातें भी चलती जा रही है। लेकिन वो आपकी एक जो है ना एक स्टेज आई उसके बाद, जब आपने लगातार कंटिन्यूसली उस साइकिल को छोड़ा ही नहीं, कंटिन्यूसली आप मेहनत करते हो, उसके ऊपर जो है ना प्रयास करते रहे, तो उसके बाद वाली स्टेज आ गई हो। तो पढ़ाई भी इसी का रिजल्ट है। वो एक दिन में कोई इंटेलिजेंट नहीं बनता है,
एक दिन में नहीं, मतलब आप लगातार मान लो 20 दिन कर रहे हैं, महीने बाद वर्क कर रहे हैं, उसके बाद महीने बाद बाद में आपको लगेगा कि मुझे अब थोड़ा सा मेरी जो है ना माइंड सही सेट हो रहा है, मेरी सेल्स का जो एक्टिवेशन अच्छा हो रहा है, अब मैं अच्छा कर जाऊंगा, तो धीरे धीरे वो इंटेलिजेंट बन जाता है। और जिसने कभी ये कोशिश की 2-4-5 दिन की, उसके बाद उसने वापस फिर नॉर्मल बना लिया अपने आप को, वो धीरे धीरे फिर वैसे ही रह जाते हैं। तो इंटेलिजेंसी भगवान नहीं देता है, कभी नहीं देता है। ऐसे लोग देखे हैं जिनके जो बीए कर लिया आर्ट से, उसके बाद कहीं चले गए और उन्होंने वहाँ मान लो एक नया स्कूल चालू हो रहा है, उसने साइंस चालू की। अब कोई टीचर केमिस्ट्री का नए स्कूल में जो है ना इतना पैसा होता नहीं उनके पास, तो एक आर्ट्स वाले को कहा यार आप कैसे कैसे इसको इन 11वीं वालों को ना फिजिक्स पढ़ाओ आप। तो उन्होंने जैसे घर जाके देखते वो ऐसे करते, कहीं से यूट्यूब से देख के वो धीरे धीरे उन्होंने उसको पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उनको 11वीं की फिजिक्स पूरी क्लियर हो गई। फिर उन्हीं बच्चों को उन्होंने 12th में पढ़ा दिया तो 12वीं क्लियर हो गई। और धीरे धीरे वो जो है ना बाकी लेते लेते, और वो ऐसा ओरिजिनली बता रहा हूँ मैं आपको, एक इंसान ऐसे है, मैं उनका नाम नहीं जानता, उनकी पूरी ग्रेजुएशन आर्ट्स में हुई और आज वो फिजिक्स की जो है ना हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती है फिजिक्स की अपने दम पे। क्योंकि आदमी जैसा चाहे ना वैसे हो जाता है, जैसे एक दिन में नहीं पढ़ता है। एक दिन में आप चाहो भाई हम गलती यही तो करते हैं, हम किसी काम को शुरू करते हैं, उसके रिजल्ट हम चाहते हैं कि तुरंत आ जाए। जैसे हम लोगों ने ये स्टार्ट किया, मान लो राजधानी फाउंडर स्टार्ट किया यहाँ पर, अब हम ये चाहे कि नहीं इस साल ही जो है ना 10,000 बच्चे आ जाए, 5,000 बच्चे आ जाए, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इस साल का जो रिजल्ट है उससे अगले साल अपने आप ऑटोमेटिकली 2 बच्चे ज़्यादा आएंगे, 4 बच्चे ज़्यादा आएंगे, उसके बाद उससे तो ऐसे करके एक दिन फिर वो पीक पे आ जाता है। भाई हमने तो जो स्टार्ट किया वो 30 बच्चों से वहाँ शुरू किया था पहली बार। आज हज़ारों बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में हज़ारों बच्चे तो हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पर। तो वो क्योंकि वो कंटिन्यूसली हमने भाई करना है। और ऐसा नहीं बेटा, आप जब कर रहे होते हैं ना तो दिमाग में 1000 बार आपके ख्याल आते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि भी नहीं होगा। ये जितने भी IAS बनते हैं, फर्स्ट रैंक आती है, उसके भी दिमाग में डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा मेरा। मुझे पता है आपके साथ, आप जब बड़े बड़े पढ़ रहे होते हैं अचानक आपके दिमाग में कई बार ऐसे विचार आते हैं कि यार पता नहीं मैं कर तो रहा हूँ पर मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, हालांकि मेरा सही चल रहा है, पढ़ाई भी सही चल रही है, सारा कुछ सही चल रहा है ना, टेस्ट वगैरह में भी मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये डर रहता है, बहुत डर रहता है, ये सबके रहता है। आप कोई भी, मैंने भी जब शुरू में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में था पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जहाँ हमने शुरू किया ना बेटा, एक छोटा सा गाँव हो, आज पूरे इंडिया में पहचाना जाता है उसको। उस छोटे से गांव को एग्रीकल्चर में तो शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो BSc या MSc या PhD कर रहे होंगे, सर के साथ वगैरह भी होंगे, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो उस छोटे से गांव को नहीं जानता हो। छोटे से गांव है। तो हमने जब शुरू किया तो हमारे दिमाग में कई सारे लोगों ने भी कहा कुछ नहीं होगा यहाँ, यार ये कुछ नहीं है ना, डार्क जोन है पानी के हिसाब से भी, और ऐसा है यहाँ कुछ होगा नहीं। मैंने कहा भैया जो होगा सो देखा जाएगा। फिर मेरे दिमाग में 1000 बार ऐसे है, यार पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बिल्डिंग, छोटा सा बिल्डिंग बना लिया, 20,000 रुपये, 20,000 इन हैंड, सिर्फ 20,000 रुपये जेब में बिल्डिंग का काम चालू करवा दिया। 11 कमरे हॉस्टल के भाई चालू कर दो और 5 ये बड़े वाले हॉलिस के लिए बना दो, 20,000 रुपये। तो फिर बाद में दिमाग में आता पता नहीं क्या होगा, अपने पैसा भी खर्च कर दिया, ये भी हो गया, इधर उधर से कहीं से लगा भी रहे, फिर नहीं, फिर अपने आप फिर 2 मिनट बाद में अपने आप को करते कि नहीं अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। और आज पूरे लगभग जो है ना, राजस्थान तो कुछ बचा ही नहीं, इंडिया के भी ऐसे कई सारे स्टेट है जहाँ के बच्चे और बच्चियाँ हॉस्टल में रह के वहाँ पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं बेटा, आपके अर्जुन जब युद्ध करने जा रहे थे, कर्ण से लड़ाई करने जा रहे थे, तो उस समय आई थिंक द्रौपद थे कोई उनमें से था, तो उन्होंने कहा था हे पार्थ, आप आज एक दुनिया के अजय योद्धा से युद्ध करने जा रहे हैं। कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, क्या आप उनसे युद्ध करने जा रहे हैं तो आपको भय नहीं है। तो अर्जुन ने पलट के जवाब दिया था कि हे द्रौपद नरेश, वो काठ के योद्धा होते हैं जिनको भय नहीं होता है, वो लकड़ी के योद्धा होते हैं जिनको भय नहीं होता है। मुझे भय है कि मैं एक अजय योद्धा से, एक बहुत बड़े महारथी से युद्ध करने जा रहा हूं, मुझे डर है, लेकिन आज मैं उस डर को ही मारने जा रहा हूं, आज उस डर को ही खत्म करने जा रहा हूं, उस डर को ही दिमाग में से मिटाने जा रहा हूं। तो भय है मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लग रहा है या मुझे डर लग रहा है, लेकिन उस डर को ही मारने जा रहा हूं। और वही तो दिमाग में 1000 बार ऐसी बातें आती, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या सर जो बातें कह रहे हैं वास्तव में ऐसा होता भी है क्या, क्या वास्तव में एक अच्छा कैंपस मिलने से नौकरी मिलेगी भी क्या, ऐसे 1000 बातें दिमाग में आती बेटा, 1000 बार आती है, 1000 बातें आती है। लेकिन उनके बावजूद भी अगर आप अच्छा कर रहे हैं ना, तो ये मान लेना आप उस डर को, उस भय को खत्म करने जा रहे हैं। सब कुछ आपके पास है बेटा, ईश्वर ने आपको बना दिया है,
उस परमपिता को धन्यवाद देना। वो चाहता तो बेटा आपको और मेरे को ना बकरी बना सकता था बेटा, बिल्ली बना सकता था, कुत्ता बना सकता था, मच्छर बना सकता था, मक्खी बना सकता था, लेकिन कुछ ना कुछ काबिलियत उन्होंने देखी कि नहीं यार ये धरती पे जाएगा ना तो कुछ अच्छा करेगा, इसको तो इंसान ही भाई जब हमें बनाया गया उससे पहले उसके दिमाग में क्या था पता नहीं क्या था। कई बार होता नहीं दिमाग में कि कुम्हार होता है, उसके पास मिट्टी पड़ी होती है, लगातार वो उससे चिलम बनाता रहता है। चिलम जानते होंगे, चिलम बनाता रहता है। एक दिन उसके दिमाग में पता नहीं मिट्टी पड़ी थी, अचानक दिमाग में आया कि आज मैं कुछ अलग बनाता हूँ, कुछ अलग बनाता हूँ। तो उसने एक सुराही बना दी, पानी पीने की सुराही बना दी एक ही सेकंड में। जिससे आज तक वो चिलम बना रहा था उससे सुराही बना दी। अब वो पहले चिलम थी वो खुद भी जलती थी, दूसरों को जलाया करती थी। वो सुराही ना खुद भी ठंडी रहती है, दूसरों को भी शीतल रखती है। तो उस परमपिता ने जब हमें बनाया तो उसके दिमाग में हो सकता है चंद सेकंड पहले क्या चल रहा होगा कि मैं यार इसको ये बना देता हूँ, उसको ये बनाता हूँ। लेकिन उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं इंसान ही बनाता हूँ यार, ये इंसान बनने के लायक है, इसको इंसान ही बनाता हूँ। तो जैसे उनके दिमाग में विचार आया और हमें बना दिया ना, तो बाकी दुनिया के जितने भी करोड़ों, मैं कह रहा हूं करोड़ों क्या शायद अरबों ऐसे जीव होंगे जिनसे हटके हमें उन्होंने जो है ना डिसाइड किया कि नहीं मुझे इंसान बनाना है, इस आदमी को इसको इंसान बनाना है। तो आपको कभी लगता नहीं कि जब मुझे इंसान बना दिया, जबकि वो उनके पास तो ऑप्शन थे, उस परमपिता के पास तो 1 अरब ऑप्शन थे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो हो सकता था हमारे साथ ही कहीं होंगे, उनको बेचारे को किसी को कीड़ा बनना पड़ा है, किसी को मक्खी बनना पड़ा है, किसी को मच्छर बनना पड़ा है, किसी को है ना कुत्ता बिल्ली। लेकिन उसने जब इंसान बनाया तो दिमाग में एक ही था कि यार ये इंसान बनने के लायक है, ये अच्छा करेगा, इसको इंसान बनाओ। और अपना जैसा जितना दिमाग जो सोचने समझने की क्षमता इंसान में होती है ना बेटा, किसी में नहीं होती है। परमपिता ने उस नर ने, उस नारायण ने अपने जैसा अगर किसी को बनाया ना तो केवल नर को बनाया है। अब यहां आके हम उस चीज को भूल जाते हैं। वो तो जब बनाता है उसको भगवान को लगता है मैं दुनिया की सबसे बेस्ट कृति बना रहा हूं, आई एम गोइंग टू क्रिएट ए बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ये धरती पे जाएगा, अमन, चैन, प्यार, सफलता की नई परिभाषाएं दुनिया को सिखाएगा धरती पे जाके। लेकिन यहां आके ना हम ऐसे माहौल में ऐसे लोगों के बीच में रहने लगे कि पता ही नहीं चल रहा मैं क्या हूं, मुझे करना क्या था और मैं कर क्या रहा हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं कर क्या रहा हूं। यहां आके पता ही नहीं। कमजोर नहीं है बेटा आप में से, आप कतई मान लेना बिल्कुल कमजोर नहीं है, केवल आपने कभी अच्छा बनने की कोशिश नहीं की। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जो बच्चे अपने आप को कमजोर मान रहे हैं, जो अच्छे हैं वो तो अच्छे ही, वो अपने आप को अच्छा मानते हैं, अच्छा कर भी रहे। लेकिन जिसको लगता है कि मैं सबसे जो है ना बैक बेंचर हूं, या मुझे ज्यादा पढ़ाई अच्छी समझ में नहीं आ रही, या मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, उन लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप इसलिए आप जो है ना अपने, क्योंकि आपने कभी विचार नहीं किया अच्छा करने का, कभी सोचा ही नहीं। और अच्छाई जो होती है ना बेटा उसमें टाइम लगता है, रिजल्ट आने में टाइम लगता है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। पिकासो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है जो आप पेंटिंग करते हैं बहुत बड़ी। तो पिकासो एक बहुत बड़े मतलब वर्ल्ड के जानी मानी बहुत बड़ा नाम है। पिकासो शब्द आते ही जो आप हो सकता है उनसे नहीं जानते होंगे, लेकिन जो पेंटिंग की दुनिया के जो लोग हैं उनके लिए वो भगवान है। तो पिकासो कहीं जा रहे थे, कहते हैं कि पिकासो कहीं जा रहे थे तो अचानक एक लेडी उनको मिल जाती है, एक महिला मिल जाती है और पिकासो को देख के वो बड़ी एक्साइट हो जाती है कि सर पिकासो सर आप। बोला हाँ जी मैं, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ यू। और मैं ये चाहती हूँ कि अपनी जो आज मैं आपसे मिली हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ आप ऐसा कोई ऑटोग्राफ या कुछ इस तरह का दे ताकि मैं आपको लाइफ टाइम याद रख पाऊँ कि मैं कभी पिकासो से मिली हूँ, मेरे दोस्तों को, मेरे घर वालों को बता पाऊँ कि मैं पिकासो से मिल गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो पिकासो ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए भी, मैं तो कहीं जा रहा हूँ तो बीच में कहीं रुक गया था। बोला कुछ भी करो आप दो। तो पिकासो क्या करते हैं, पास में एक शॉप होता है उस पर जाते हैं, एक कागज़ लेके आते हैं, एक स्केच लेके आते हैं, स्केच पेन लेके आते हैं। और उन्होंने थोड़ी सी जो ना कुछ 10-20-30 सेकंड में एक पेंटिंग बनाई सट और उसको दे दी कि माय डियर लेडी दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट फॉर यू, बहुत एक इंपॉर्टेंट वाला गिफ्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ और ये $1 मिलियन पेंटिंग है। तो उस महिला ने जब सुना ना $1 मिलियन पेंटिंग है मतलब 10 लाख से ऊपर की पेंटिंग है, तो उसका दिमाग हिल गया। बोला पागल हो गया दिखता है, एक कागज लिया है और एक कुछ ऐसा किया है और इतनी देर में कह रहा है कि $1 मिलियन पेंटिंग है, तो ये झूठ बोल रहा है। अब वो लेडी जो है ना घर चली गई, रात में उसको नींद नहीं आई, सुबह जल्दी उठती है, उठ के और जो पेंटिंग का मार्केट होता है वहां पर जाती है और जाके किसी को पेंटिंग दिखाती है और उसकी कीमत पूछती है। तो उस दुकानदार ने कहा ये तो $1 मिलियन से भी ऊपर की पेंटिंग है।
वो पागल हो गई, दिमाग उसका यूँ बिल्कुल यूँ लगा कि क्या कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आदमी इतनी जल्दी $1 मिलियन पेंटिंग कैसे बना सकता है। सेकंड डे उसने नेट पे सर्च किया पिकासो कहाँ है, और वहाँ पर पहुँच गई, और जाके वहाँ पर उन्होंने कहा पिकासो पिकासो आपने मुझे पहचाना? बोला नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सर वही लेडी हूँ जो आपको शाम को मिली थी कल, और आपने मुझे वो एक पेंटिंग बना के दी थी, और वाकई वो तो $1 मिलियन पेंटिंग है। तो पिकासो ने कहा यस आई नो, मुझे पता है $1 मिलियन पेंटिंग है, मुझे पता था $1 मिलियन पेंटिंग है। तो सर आपने ये कैसे किया, आपने ये कैसे कर दिखाया? मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी ये सीखना चाहती हूँ कि कैसे इतनी सी देर में आपने कुछ किया और आपकी जो है ना इस तरह से पेंटिंग बन गई, तो मैं भी करना चाहती हूँ। तो बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, केवल आपको अपने जीवन के 30 साल 30 years ऑफ योर लाइफ यू हैव टू स्पेंड इन दैट पर्टिकुलर वर्क। करना कुछ नहीं है, आपको केवल अपने जिंदगी के 30 साल इस काम को देने, फिर आप भी ऐसा करने लग जाओगी। तो उस लेडी ने कहा 30 साल तो मैं नहीं दे पाऊंगी। तो उन्होंने कहा भाई 30 साल नहीं दे पाओगे तो फिर मैं आपकी मदद भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ होगा भी नहीं। तो वो पिकासो ना 30 सेकंड में इसलिए $10 मिलियन पेंटिंग बना पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल उस काम को दिए। तब जाके वो कोई पिकासो पैदा होता है बेटा, तब जाके कोई स्टार जन्म लेता है। तो इंटेलिजेंट कोई जन्म से नहीं होता है, इंटेलिजेंट के लिए जो, और कोई ये लंबा मैं 30 साल के लिए नहीं कह रहा हूँ भाई आप 30 साल मेहनत करेंगे तब जाके कोई इंटेलिजेंसी में आएंगे या तब जाके कोई अच्छे लोगों में से आएंगे, ऐसा नहीं है। आप तो आपके रिजल्ट तो बेटा 20 दिन बाद में आना शुरू हो जाएंगे। 20 दिन 25 दिन में अगर आपने लगातार कंटिन्यूसली एक ही जगह फोकस किया, जैसे मैंने अभी कहा था लेंस को बार बार हिलाओगे कागज नहीं जलने वाला, लेकिन अगर आपने लेंस को एक जगह रोका थोड़ी देर में वो आग लग जाएगी उसके अंदर। तो जीवन में भी यही सफलता की आग लगने के लिए भी आपका कंसंट्रेशन ना बहुत जरूरी है। फिर किसी काम को करो तो उसके लिए ये भी दिमाग में होना चाहिए कि मैं काम कर क्यों रहा हूं। बेटा वाई क्लियर होना चाहिए इंसान का ना, वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, इस काम को करने से मुझे क्या फायदा होने वाला है, मेरे आने वाली पीढ़ियों को क्या फायदा होने वाला है। तो ये वाई जिस दिन क्लियर हो जाता है ना उस दिन भी आदमी सफल हो जाता है। हमें पता नहीं होता हम किसी काम को कर रहे होते हैं, अभी जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपका एकदम कंसेप्ट ना पूरे क्लियर नहीं है कि इससे होगा क्या। ये जो आप में से बहुत सारे तो बच्चे इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि घर वालों ने भेजा है, बहुत सारे बच्चे इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि उनके साथ वाले आ गए थे, बहुत सारे बच्चे वो केवल सिंपली उन्होंने यहाँ के रूम ले लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, साथ में आने लगे। लेकिन इस पढ़ाई का आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसका आपके लाइफ पे ना क्या असर आने वाला है, उसका आपको ध्यान नहीं है। और जब तक वो ध्यान नहीं चलेगा ना आपको तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि ये कोई 6वीं 7वीं 8वीं की पढ़ाई नहीं बेटा, कक्षा 6 7 8 9 की पढ़ाई नहीं है जहां आपका थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा आने वाला है। ये 10th क्लास की पढ़ाई नहीं है कि आपकी 76 बनने वाली थी, आपने थोड़ा मेहनत किया तो आपका 85 आ गया। ये 12th क्लास की पढ़ाई भी नहीं है कि आपने थोड़ा सा हल्का सा मेहनत किया और 5% एक्स्ट्रा आ गए, वो वाली पढ़ाई नहीं है। ये आपके लाइफ के लिए बेटा, आपके जीवन के लिए। इसी पढ़ाई से आपका पूरा मतलब सारी जो आज तक की पढ़ाई है ना उसका जीवन पे असर नहीं पड़ने वाला, कतई असर नहीं पड़ने वाला, 1% पे असर नहीं पड़ने वाला है। आपने आज तक क्या पढ़ा है उसका आपके जीवन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। कर लेना आप कभी भी, आपने 10th में अच्छा नहीं किया या बहुत अच्छा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ पे, देख लेना आप। आपने 8th में 7th में 6th में 11th में 12th में बहुत मेहनत किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसका। लेकिन ये जो आपका जो टाइम है, ये जो आपका समय चल रहा है, जो बच्चे स्पेशली टारगेट के हैं या 12th के हैं, ये जो समय चल रहा है बेटा, ये आपके जीवन को आगे तक अफेक्ट करेगा। ऐसे कई सारे बच्चे और बच्चियां जो कॉलेज से आप आ जाए, इनको पता है जो पढ़ाई इन्होंने 11th और 12th में की है या टारगेट की जेट की तैयारी में की है, वही आगे तक काम आती है। एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी जो है ना, वो जो सर पढ़ा रहे हैं, सुपर एग्रीकल्चर से पढ़ा रहे हैं, वो तो आपको उससे ज्यादा कभी मैटर मिलेगा ही नहीं, देख लेना आप चाहे पीएचडी करेंगे तो उससे ज्यादा मैटर आपको किसी कंपटीशन के लिए उससे ज्यादा मैटर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो पीक है उसका, वो तो सारा का सारा डाल दिया। जो बच्चा 11th में पढ़ रहा है ना, वो पीजी की तैयारी कर रहा है, मान लो उसकी पीजी की तैयारी होगी, उसकी एमएससी, अभी वाली बुक की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2 साल पहले 3 साल पहले क्या था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो आपके पास सुपर एग्रीकल्चर है वो तो वही आगे तक वही काम आएगी। तो अभी जो कंसेप्ट क्लियर कर लोगे ना बेटा, वो आपको लाइफ टाइम काम आएंगे, क्योंकि आगे कोई पढ़ाने वाला आपको ऐसा मिलेगा नहीं। तो उस लेवल पे अगर आपको लाना है ना अपने आप को, तो आपको कंटिन्यूअसली बेटा प्रैक्टिस करनी होगी, कंटिन्यूअसली मेहनत करनी होगी। रिजल्ट एक दिन में नहीं बनता है, मैंने आपको पहले भी कहा रिजल्ट एक दिन में नहीं बनता है। हाँ, एक दिन आपका ऐसा आ जाएगा कि उसके बाद आपका रिजल्ट एक दिन में बनने लग जाएगा। एक लेवल के बाद में ना आदमी, जैसे कई बार आप किसी कवि की ना कुछ पोइम सुनते हैं,
तो हमें लगता है क्या बोलता है यार इंसान, कितना जबरदस्त बोलता है ये। वो जबरदस्त नहीं बोल रहा, उसने केवल अपना पूरा जो फोकस था ना उसी पे डाइवर्ट किया, कवि बनने पे डाइवर्ट किया, कवि बन गए। अब उसके बाद उनको उनकी जो मेहनत है वो इतनी इस लेवल पे आ गई कि अब वो कोई लाइन दिमाग में उनके तुरंत आती है और तुरंत बोल जाते हैं। तो बहुत बड़ा क्रिएशन नहीं है उनका, लेकिन उनके पहले जो तपस्या की वो बहुत बड़ी है। अगर आपको उस लेवल पे लेके आना ना कि लग रहा है कि यार ये बच्चा मेरे साथ वाला है, वो तो एक बार में तैयारी कर लेता है, या उसकी तो क्लास में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, मुझे घर जाके पढ़ने के बाद में भी दिक्कत आ रही है, तो वो जो बच्चा जो ऐसा कर रहा है ना उसकी लंबे समय की प्रैक्टिस है। उसने आज से ऐसा नहीं किया है, वो कई दिनों से ऐसा कर रहा था, उसने घर जाके कोशिश की थी पहले समझने की। एक चीज तो जरूर दिमाग में बैठा लेना, भगवान किसी को इंटेलिजेंट नहीं बनाता। आप घर जाके, आप दिन में पढ़ाई हुई चीज को घर जाके पढ़ रहे हैं ना, एक दिन आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे। हो सकता है आज नहीं बने, 2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, महीने भर बाद में आपका रिजल्ट आना शुरू हो। तो एक चीज तो ये क्लियर कर लेना कि आप कंटिन्यूअसली अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप एक दिन इंटेलिजेंट बन ही जाएंगे, नंबर 1 बन जाएंगे। राजस्थान के जो जितने भी जिले हैं उनके कलेक्टर्स के बारे में अगर आप पता करें ना, एक बार भास्कर में छपी थी 7 कलेक्टर के बारे में, जिनका 10th में 50-55, 12वीं क्लास में 50-55-65 और कुछ भी नहीं। और मैंने अभी जैसे आपको शुरू में सुरेश जी ओला साहब के बारे में बताया, वो तो हमारे बिल्कुल पड़ोस के ही हैं, बिल्कुल नज़दीक के ही हैं। उनका तो मुझे सारा जो है ना परिवार का सारा पता है कि कैसे वो लोग, उनके फादर जो है ना कैसे मेहनत किया करते कैसे, और आज वो हिंदुस्तान को चला रहे बेटा, पूरे इंडिया को चला रहे हैं। कलेक्टर अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ा पावर होता है। वो पूरे, ये मान लेना एक जिले का मालिक होता है, प्रशासक होता है वो, इस प्रजातंत्र का शासक है वो। तो एक साधारण स्टूडेंट जो 10वीं में 50-55% है, 12वीं में इतना ही है, और उसके बाद में सेकेंडरी में ग्रेस लगा है, और वो आदमी कलेक्टर है। एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल है। तो आदमी जिस दिन डिसीजन लेता है ना लाइफ के बारे में, उसी दिन से उसका नया जीवन होता है बेटा, उसी दिन से उसकी जो ना न्यू बॉर्न होता है। और वो उस लेवल पे ले जाने के लिए उसका जो संघर्ष है वो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वो तो आज नहीं तो आपको, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो या तो आज कर लो उसको, या फिर बाद में आप लेवल पे लेके आओगे। लेकिन बाद वाला जो लेवल पे लाने वाला काम है ना, वो ज्यादा दिक्कत करेगा आपको। अभी उस दिमाग को लेवल पे ले आओगे ना भाई, ये आ गया आप लेवल पे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली सारा अच्छा होने लग जाता है, सब कुछ बढ़िया होने लग जाता है। मतलब याद भी हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं पढ़ाई को, है ना, मजे भी आ रहे हैं पढ़ाई में, इंटरेस्ट भी आ रहा है। इंटरेस्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा बेटा, इंटरेस्ट तो आपको बनाना पड़ेगा इसके अंदर। कोई भी चीज देखो, ये माइंड जो होते हैं ना, मैं कई बार बच्चों से अक्सर बात करता हूं, तो 2 हिस्से दिमाग के होते हैं, एक का होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। तो माइंड के ना 2 हिस्से होते हैं, एक को बोला जाता है राइट ब्रेन, एक को बोला जाता है लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन जो होता है ना, उसमें वो चीजें आती है जो आपको बड़ी मजेदार लगती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक मूवी आई थी जिसके अंदर ना वो पाकिस्तान चला गया, वो एक उठा के कोई एडबम उखाड़ के लेके आ गया, है ना, उधर से। मुझे पता, आपको सबको पता उसका जवाब क्या आएगा, पता है ना, सारों को पता है, क्योंकि वो इधर पड़ी है, इधर पड़ी है बेटा। वो मूवीज, ड्रामा, पोएम्स, जोक्स, टीवी के सीरियल्स जो बड़ी कंफर्टेबल याद हो रहे हैं ना, वो सारे इधर पड़े हुए हैं राइट ब्रेन में। और जिन चीज़ों में मुश्किल आती है, मतलब आर्नियस थ्योरी, है ना, इकोलॉजी, जिनको लगता है कि मुझे कुछ ऐसी जबरदस्ती भरा जा रहा है मेरे अंदर, वो इधर आती है सारी की सारी। मतलब सारी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, है ना, बायोलॉजी की, एग्रीकल्चर की, जो भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे इधर आते हैं। दिमाग की जो हमारी जो पढ़ाई है ना, वो एक ऐसी एक पद्धति है जिसमें बच्चे को साल भर खिलाया जाता है, भाई खा बेटा, है ना, ये आर्नियस थ्योरी खा जा, ये ना गुल्डबर्ग वागे का जो है ना लॉ ऑफ मास एक्शन भी खा जा, ये पूरे एग्रोक्लाइमेटिक जोन भी खा जा, ये सारे के सारे ऐसे खिलाते हैं हम उसको। खिलाने के बाद में उसको फिर वापस निकाल, एग्जाम में बोलते हैं उसको वापस निकाल भाई। ऐसे तो होता है जैसे आप 12वीं के एग्जाम देने गए तो आपको सब कुछ भाई खा ले, है ना, ये भी खा ले, या 10th में फिर उसके बाद भाई निकाल, उसके आपके सामने भाई निकाल, वापस उल्टी कर। एग्जाम में उल्टी तो करवाते हैं भाई। पढ़ाई, खाना और वापस निकलवाना, उगलवाना, 2 का ही तो नाम है कि बच्चे को पढ़ाओ, उसको मतलब उसको खिलाओ खूब साल भर, उसके बाद उसको वापस उगलवाओ एग्जाम में, यही तो है। तो इधर वाला जो हिस्सा है ना दिमाग का, जिसको हम राइट ब्रेन कहते हैं, इसका जो रिकॉल कैपेसिटी है, मतलब वापस निकालने का जो कैपेसिटी है, वो 90% होता है, 90%। और ये जो लेफ्ट ब्रेन है ना, इसका 10% होता है, 10% होता है। तो इसको अब कोई चीज इधर आ जाए, भगवान करे भाई हर चीज इधर ही आने लग जाए, ताकि हम उसको 90% जब चाहे जब वापस निकाल पाए। तो उसके लिए
वो चीज़ ना इंटरेस्टिंग, जो ये अक्सर जो बोर्ड पे जो अक्षर लिखे जाते हैं ना बेटा, ये अक्षर नहीं होते। मैं बच्चों से कहता हूँ ये अक्षर नहीं, अगर आप इनको अक्षर मान रहे हो ना, लेटर्स मान रहे हो केवल, तो ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। और इनको अपनी ज़िंदगी मान रहे हो, भाई आपको जैसे आज कोई क्रॉप पढ़ाई सर ने, उस क्रॉप को आप अगर ऐसे पढ़ रहे हो कि सिर्फ मुझे कंपटीशन पास करना है इससे, नहीं तो आप कंपटीशन पास नहीं कर पाओगे। और उस क्रॉप को आप ऐसे पढ़ रहे हो कि नहीं ये क्रॉप तो ना मेरी लाइफ टाइम काम है। जब मैंने एग्रीकल्चर में रहने का डिसीजन ले लिया, एग्रीकल्चर में मेरी जिंदगी निकलने वाली है, तो ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन है। आज नहीं मुझे बीएससी में काम आएगा, एमएससी में काम आएगा, फिर मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, वहां पर भी मेरे को एक क्रॉप काम आएगी। साइंटिस्ट बनने के बाद में जब मैं किसानों के पास जाऊंगा तो भी मुझे ये नॉलेज काम आएगा। मैं आखिरी सांस तक ये नॉलेज मुझे काम में आने वाला है। तो फिर वो चीज़ आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, फिर वो आपके लिए ना, और वो आपके ना राइट ब्रेन मारना शुरू हो जाएगी। और आप समझते हो कि नहीं मुझे कैसे नहीं कर आके इसको इस बार पढ़ के बस एक बार में पास हो जाऊं, है ना, एक बार में निकल जाऊं, तो फिर ये लेफ्ट ब्रेन में जाएगी आपकी, और लेफ्ट ब्रेन में कभी वापस नहीं आएगी बाहर। मतलब जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं ना, वो पैसा नहीं कमाते, लेकिन जो लोग काम करते हैं ना बेटा, जो काम को ही सब कुछ मानते हैं कि उनको वो रात दिन काम कर ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको वो उस काम को बिना पैसे के कर ले, अगर वो इस लेवल पे आ गए कि उनको काम इतना अच्छा लगने लग गया। जैसे पढ़ाना ना मेरी बहुत बड़ी हॉबी है, पढ़ाना में बहुत इंटरेस्ट आता है बेटा मुझे। एक इंसान कितने घंटे पढ़ा सकता है दिन भर में? 12.5 तो मेरा रेगुलर है, 12.5 घंटे तो मैं कंटिन्यूस डेली पढ़ाता हूँ। अभी तो हमने छुट्टियां कर दी 8 तारीख से, शनिवार से लेके वही 15 तक छुट्टी है, 5-7 दिन की। पहले शीतकालीन हमने पहले नहीं किया, विंटर वेकेशन नहीं किया। 12.5 घंटे तो कंटिन्यूसली पढ़ाता हूँ। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो इसके गवाह होंगे, जो वहाँ पढ़े होंगे, है ना, ये बेटी रही 12.5 घंटे तो कंटिन्यूसली चलती है मेरी, 12.5 घंटे। और 12.5वें घंटे की जो क्लास होती है ना, मतलब लास्ट वाली, वो भी ऐसे ही लगती है जैसे कोई सुबह पहली क्लास लगती है। ऐसे नहीं कोई भाई थकान आ गई या ना हालत खराब हो रही है, कभी नहीं होता ऐसा। आप लास्ट क्लास में जाके बैठ जाओगे ना फ्रेश जाके, तो भी आपको लगेगा सर शायद पहली क्लास ले रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ाने। मैं तो उस परमपिता को, ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे वही काम दिया गया है जिसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। किसी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया बेटा, केवल एक बार 12वीं क्लास में था, शायद कभी आपने किसी मोटिवेशन में देखा हो या कभी सुना हो, केवल 12वीं में था तो एक ही फार्म भरा था, पहला और आखिरी फार्म था पटवारी का, सिलेक्शन नहीं हुआ। उस समय बड़ा दुखी हुआ था मैं, लेकिन आज मैं फ्लैशबैक में जाके उस चीज़ को मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ। काश मतलब नहीं हुआ, बड़ी यार अगर हो जाता तो मैं आपके यहाँ कोई ज़मीन जो है ना पकड़ के नाप रहा होता। तो उसके बाद सोच, जबकि आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट था, पीएचडी में टॉपर रहा, लेकिन दिमाग में था ही नहीं। दिमाग में ये था कि मैं तो वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को खिलखिलाते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, पढ़ाने के बाद में उनकी जो संतुष्टि का भाव होता है वो सबसे बड़ी इनाम होती है मेरे लिए, बहुत बड़ी। मतलब और अलग ही तरीके से पढ़ाता हूँ, मतलब गाने गा के, कोई ना कोई ट्रिक लेके, कुछ ना कुछ ऐसे करके, मतलब बच्चे को लगे ही नहीं कि ऐसे नहीं। हर बच्चे का 12.5 घंटे बच्चे का नहीं होता है, बच्चे का भी कह रहे 9-9 घंटे तो बच्चों के भी हो जाते हैं, एक बच्चे के। लेकिन इन जनरली क्या होता है, क्लासेस जैसे चेंज हो रही, कोई दूसरा बैच आ गया, फिर आ गया, ऐसे चलता रहता है ना। तो बच्चों को भी इवन 8-9 घंटे तो बच्चों को हो जाते हैं पर डे के। जैसे आप कोई टारगेट की जेट की तैयारी कर रहा है, ऐसे तैयारी कर, तो 8-9 घंटे तो एक बच्चे की तैयारी हो ही जाती है, क्लास हो जाती है। इतनी तो एक बच्चे की हो ही जाती है, एक्स्ट्रा क्लास मिला के, जैसे हॉस्टल की एक्स्ट्रा क्लास हो गई, है ना, 7 घंटे तो नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद में हॉस्टल के बच्चों की 2 घंटे एक्स्ट्रा फिर क्लास हो जाती है, तो बच्चों की 9 घंटे तो वैसे भी जनरल बच्चों को जाती है, लेकिन मेरे तो 12.5 घंटे होती है कंटिन्यूसली। और इतना मजा आता है। उसके बाद जब क्लास छोड़ के बाहर निकलते तब लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा, अब थोड़ी सी थकान सी लगने लगी, और क्लास के अंदर पता ही नहीं लगता। तो वो इसलिए है क्योंकि उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ मैडम, जी रहा हूँ। मेरा लाइफ हो, जिस दिन पढ़ाना छूट गया उस दिन मृत्यु हो जाएगी, ये मान लेना। एकदम कैरियर खत्म, सब कुछ खत्म। बाद में चाहे भले हम धरती पे घूमते रहे, लेकिन वो मतलब वो रहेगा नहीं वो चीज़। मतलब ये क्यों मान लेना जिंदा लाश बन के घूम रहे हैं, क्योंकि इसको एंजॉय किया शुरू से ही। और कभी सोचे मेरे साथ वाले सारे साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, कोई ना बैंक में अधिकारी है, जो मेरे से बहुत कमजोर थे। भाई भगवान को कहा, मैंने कहा नौकरी लगवा दे, तो भगवान ने कहा भैया फार्म तो भर लेता, फार्म तो भर, नौकरी काहे की लगवा दे। मैंने कहा फार्म तो मैं नहीं भर रहा, तो फिर नहीं लगा रहा, है ना। तो आप भी बेटा ना पढ़ाई को, इनको अक्षर मत समझो, ये अक्षर नहीं है, दीज आर नॉट द लेटर्स, इट्स योर लाइफ। ये आपके जीवन है, ये आपको लाइफ टाइम काम आएंगे, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। सर आपको चाहे प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा रहे हैं, चाहे आपको इकोलॉजी पढ़ा रही है, सब सब्जेक्ट आपके फिर काम आएंगे, फिर कंपटीशन में काम आएंगे।
एग्रीकल्चर दुनिया का सबसे आसान रास्ता है अगर कोई बच्चा सही तरीके से इसको मैनेज करे, सही तरीके से समझे तो सबसे आसान रास्ता है। एक एग्रीकल्चर में वो बच्चा भी नौकरी लग जाता है जो आर्ट्स या साइंस में कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता, वो साइंटिस्ट बन जाता है एग्रीकल्चर में। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज भी भैया अगर ऑल ओवर हम हिंदुस्तान की बात करें ना, अलग अलग स्टेट्स की, तो हर 2-4 दिन में कोई ना कोई वैकेंसी आती है। चाहे वो पंजाब में आए, चाहे हरियाणा में आए, चाहे यूपी में आए, चाहे वो बिहार में आए, चाहे राजस्थान में आए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट आती रहती है। तो ये सबसे आसान रास्ता है जहां से आप ज़्यादा जबरदस्त कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे जो जिनको लगता था कुछ हो नहीं सकता, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा ज़िंदगी में, वो बहुत ज़बरदस्त कर गया, बहुत तगड़ा कर गया। तो ये सबसे आसान रास्ता है, सबसे इजी। लेकिन मैंने कहा ना, कैंपस बेस्ट मिलना चाहिए। कैंपस का जीवन पे बड़ा असर पड़ता है बेटा। अब की बार की जो मेहनत है ना, वो सिलेक्शन ज़्यादा आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे वो कैंपस लेना है, मुझे उस कैंपस में जाना है। उसके बाद में आगे का जो खेल है ना, वो तो ऑटोमेटिक होता है। फिर आगे का खेल तो ना अपने आप होता है, फिर आगे दिक्कत नहीं आती। आगे तो आप नहीं चाहेंगे तो भी आपके जब सारे पढ़ रहे होंगे, साथ वाले इधर वाले पढ़ रहे हैं, कमरे में हॉस्टल में इधर वाले पढ़ रहे हैं, क्लास में सारे लोग पढ़ रहे हैं, सारा माहौल बड़ा एक एक्साइटिंग है। हर कोई ना, पिछले साल जो बच्चे आगे निकले हैं, लास्ट टाइम जो बच्चे रिजल्ट अच्छे देके गए, जो साइंटिस्ट बने, उनकी बात चलती रहती है कि फलाने बॉस है ना, वो इस बार वो बन गए, फलाने बॉस वो बन गए, वो बॉस वहाँ चले गए, वो बॉस वहाँ चले गए, वो ना वो मेरे सीनियर वो वहाँ लग गए, और वो भी लग गए जो इतने सीधे थे, है ना, हॉस्टल में कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही वो भी आज साइंटिस्ट बन गए। तो वो फिर वो जैसे इस तरह की बातें होती है ना बेटा, वैसे ही दिमाग में असर होना शुरू हो जाता है। वैसे ही अपने आप को मतलब आप नहीं चाहते हुए भी अच्छा करने लग जाते हैं। इतना फर्क पड़ता है माहौल का। और आप बहुत इंटेलिजेंट है, बड़े सपने लेके, लेकिन आपको कैंपस मिला 3rd क्लास, जहाँ पढ़ाई होती नहीं है, जहाँ पर बातें ऐसी चलती है कि पिछले साल भी जो है ना किसी का पीजी में नहीं हुआ, जहाँ पर बातें चलती पिछली बार किसी का है ना जेआरएफ में नहीं हुआ, ऐसी बातें करते रहते लोग। तो धीरे 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 जो आपका जो इंटेलिजेंस है ना, वो सारा साफ हो जाएगा, सारा साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चाह के भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैंपस बेस्ट मिलना चाहिए। एक ही दिमाग बिठा लो, इस बार मुझे ना बीएचयू जाना है, या फिर पंतनगर जाना है, हिसार जाना है, या हो सके तो नॉर्थ इंडिया के जो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, या फिर साउथ इंडिया में टीएनयू में जाना है। टीएनयू हिंदुस्तान का बेटा एक आईना है। हालांकि वहाँ पे दिक्कत एक ही आती है कि वहाँ मीडियम वाला थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम चलता है, आप हिंदी मीडियम पे। बाकी तो मेरे लिए तो कोई अगर है ना ड्रीम, तो टीएनयू है, जहाँ वास्तव में काम होता है, जहाँ पर हर बच्चा, हर स्टाफ वाले लगे रहते हैं, बहुत बड़े रिसर्च होते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी वेराइटीज़ आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर को1, को2, को3 ज़्यादातर वेराइटी आई जाती है हर किसी की। तो ये मान लेना, वो गन्ने को छोड़ के, गन्ने में तो फिर भी जो को वाली वेराइटीज़ है ना, वो सारी SBI से निकलती है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर से निकलती है। बाकी जितनी भी वेराइटीज़ है जिसके को लगा हुआ है, वो सब टीएनयू से निकली हुई है। पूरे हिंदुस्तान किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी होती है, आईएएस की तैयारी करनी होती है एग्रीकल्चर से, वो टीएनयू के नोट्स पढ़ता है। अगर कहीं लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी है, किसी पॉइंट को लेकर कि नहीं ये रिजल्ट आएगा या ये जवाब आएगा, वो सीधा टीएनयू पे जाता है। टीएनयू को ये माना जाता है कि उसने कह दिया, गलत भी लिख दिया तो भी वो सही है हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर के लिए। हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर के लिए उसने गलत भी लिख दिया ना, कोई आंसर गलती से टाइप हो गया, तो वो हिंदुस्तान का राइट आंसर बन जाता है। तो ये इतने बड़े जब सपने देखोगे ना बेटा, और वहां जब पहुंचोगे, तो फिर ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जैसे कोई बच्चे बीएचयू में जाते हैं, तो वो उनसे कभी बात करते तो वो तो उनकी सारा कुछ चेंज हो चुका होता है। वो कहते हैं सर हमारे यहाँ तो कोई ये जो है ना, ये जो AA और A और ये तो हम दिमाग में नहीं रखते, आती नहीं दिमाग में। एक ही चलती है, साइंटिस्ट बनना है, ARS बनना है, साइंटिस्ट बनना है, उसमें जाना है। तो कैंपस का ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा लाइफ में, माहौल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आपको मैंने पहले भी कहा था, गाजर मूली नहीं है, आप भेड़ बकरी नहीं है कि आपको कहीं भी बांध दे। आप अपने जीवन के बादशाह हैं, अपने जीवन के योद्धा है आप। सपने बड़े देखो बेटा, सपनों में बड़ा पावर होता है। सपने खुली आंखों से देखे जाने वाले जो सपने हैं ना, वो आदमी को कहीं ना कहीं ले जाते हैं खुली आंखों से। आज वो जो बन रहा है, कोई भी आपका जो सीनियर है या आपका कोई भी, उसको देख के कि नहीं मुझे भी ये बनना है, या किसी को देख के, कलेक्टर को देख के भाई मुझे कलेक्टर बनना है, ऐसे उससे होता है। हम लोग तो वही बनना चाहते हैं जो आसपास देखते हैं, हम लोग तो वही करना चाहते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। तो अगर कोई आदमी जैसे लोगों को देखता है ना, वैसे ही उसकी तरह ही बनने की कोशिश करता है। जिस इंसान ने कभी कलेक्टर देखा ही नहीं हो,
वो कभी सोच नहीं सकता कलेक्टर बनने के बारे में, आईएएस बनने के बारे में। जिस इंसान ने ना साइंटिस्ट नहीं देखा, उसका व्यवहार नहीं देखा, उसका जो है ना सम्मान नहीं देखा हो, उसका लाइफ नहीं देखा हो कैसे जी रहा हो, वो कैसे सोच सकता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। आपके आसपास देखना गांव में लोग, कोई जो है ना पटवारी की तैयारी कर रहा होता है, कोई 3rd ग्रेड की जो है ना रीट की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि दुनिया ही उन्होंने यही देखी है। अभी आपने वो गहलोत जी किसी से वो कर रहे थे कॉन्फ्रेंस, तो एक लड़की थी कि भैया आप क्या कर रहे हो, बोला जी मैं वो कुछ इस तरह का था, कोई रीट का लेके बोला मैं रीट की तैयारी कर रही हूँ। कि आप ये रीट की, गहलोत जी ने कहा, सीएम साहब ने कहा, आदरणीय सीएम साहब ने, कि आप ये रीट वाली तैयारी क्यों कर रहे हो, आप कोई प्रशासनिक सेवा की तैयारी करो ना। बोला सर यही मुझे अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि देखे ही नहीं उन्होंने कलेक्टर देखे ही नहीं कैसे होते हैं, कलेक्टर के पावर क्या होते हैं, है ना, आरएएस क्या होते हैं, आईएएस क्या होते हैं, उनकी कितनी ताकत होती है, देखी ही नहीं लाइफ में उन्होंने। उनको तो लगता है बस बाकी जो सारे लोग जा रहे हैं ना कोचिंग में, भाई मैंने कहा ना आप में से बहुत सारे लोग इसलिए आ गए क्योंकि बाकी आपके दोस्त आ गए थे, या कुछ इसलिए आ गए क्योंकि आपके मदर फादर ने कहा कि भैया तैयारी कर। कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि क्यों तैयारी करूं। जिस समय वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद ऑटोमेटिक रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो सब कुछ आपके अंदर बेटा, वो परमपिता आपको, मैंने आपको पहले भी कहा था, उसने आपको इंसान बना के ये आपको सब कुछ दे दिया है। ही हैज प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू, सब कुछ दे दिया आपको। अब तो उसी से आपको क्रांति लानी है। अब कोई ऐसा होना नहीं है कि कोई चमत्कार होना है, या कोई ईश्वर ऊपर से बिजली गिराएगा, दिमाग में गिरेगी, कोई जादू होगा, ऐसा नहीं है। अब तो अपने माता पिता को हमेशा दिमाग में रखना है ना। रात को सोते टाइम भी उनके बारे में सोचना है कि वो कैसे, है ना, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितनी जो है ना हमारे लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, और कितना उनके लिए मुझे क्या करना है, फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करना है ना, कितना मैं कर सकता हूँ। भाई जितना बेस्ट, देखो आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। इस बार अगर आपने पूरी एनर्जी लगा दी ना, तो फिर आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे सिस्टम बन जाएगा ऑटोमेटिक। फिर एक ही बार इंसान को इंटेलिजेंट बनना पड़ता है बेटा, उसके बाद तो फिर वो इंटेलिजेंट बन जाता है। उसको इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, ज़्यादा एनर्जी उसको रिक्वायर्ड नहीं होती, वो थोड़ी एनर्जी में बहुत बेस्ट कर जाता है। तो इस बार जो ताकत लगानी है ना, आपके पास जितनी भी ताकत है उसको सारी को बटोर के एक ही जगह लगा डालो इस बार, कि हर हाल में मुझे अच्छा करना है, हर हाल में बेस्ट करना है। उसके बाद तो आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ना, आप जैसे बीएचयू में चले गए, जरूरत ही नहीं, फिर आपको एनर्जी की जरूरत ही नहीं, फिर ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे सारे काम। फिर तो आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि बस फिर आप इंडिया के सिलेक्टेड लोगों में आ जाएंगे, हिंदुस्तान के सिलेक्टेड लोगों में आ जाएंगे। फिर तो आप ऑटोमेटिकली छन गए, बाकी जो कचरा था वो नीचे रह गया, बाकी आप ऊपर निकल के आ गए, तो हिंदुस्तान के सिलेक्टेड लोगों में आ जाएंगे। फिर तो आगे चल के फिर आगे सारा काम माहौल डिसाइड करेगा, तो माहौल आपको बेस्ट मिलेगा वहाँ। हर कोई जो है ना बड़ी बातें कर रहा है, बड़े सपने देख रहा है, बड़े, है ना, अच्छी, तो फिर दिक्कत नहीं है कि तो जितनी एनर्जी आपके पास है ना बेटा, पूरी इस बार पूरी लगा डालो, पूरी लगा डालो, ताकि आगे आपको दिक्कत आए ही नहीं, आपको कुछ करना पड़े ही नहीं। और इस बार बेहतरीन कर जाओ बेटा, हर हाल में बेहतरीन कर जाओ। जैसे आपको जो दिन में पढ़ाते हैं उसको शाम को पढ़ने की आदत डालो। हम अक्सर क्या गलती करते हैं, जो पढ़ाते हैं उसको फिर एक दिन बाद में, भाई अब तो एग्जाम आ गया, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, उसके बाद में तो बहुत ज़्यादा भार हो जाता हूँ। आपने पर डे का पढ़ाया हुआ पर डे पढ़ना शुरू कर दिया ना, रिजल्ट आएगा बम्पर आपका। दिन में जो पढ़ा दिया उसको पढ़ना शुरू कर दिया, क्वेश्चंस पेपर जो है ना घर जाके खुद ने सोल्व करना शुरू कर दिया। कुछ डीपीपी वगैरह अवेलेबल करवा रहे हो, है ना, वहाँ से आ रही होगी, वो डीपीपी वगैरह जो है ना सोल्व करना शुरू कर दिया। नहीं दे रहे तो कोई बात, दे देंगे बेटा, आपको भी टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए आया हूँ ताकि आपकी सारी समस्याएं मुझे पता लगे कि क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। हालांकि मैंने एक बार किसी बच्चे का फ़ोन भी गया था कि सर वो टेस्ट वगैरह का थोड़ा सा, नहीं तो मैंने कहा भाई टेस्ट चालू कर दो, शायद चालू हो गए होंगे, यार नहीं हुए तो हो जाएंगे, है ना, कंटिन्यूसली टेस्ट। पेपर्स वगैरह की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर जो है ना सारा का सारा होता है, तो वहाँ वीकली एक तो बड़ा टेस्ट होता ही है हर हाल में, तो पेपर्स वगैरह भी वहाँ से पूरे के पूरे ऐसे कैसे आके आराम से टेस्ट दे सकते हैं। या और बालूराम जी सर बहुत मेहनती है, सारे जो है ना पूरा स्टाफ बहुत मेहनती है, और बना के आपके और टेस्ट ले लेंगे। सारे के सारे लोग जो है ना आप ही के भले के लिए लगे हुए हैं। भाई देखो, सबसे बड़ा तो आपको ही इस जंग को जीतने में अगर कोई महायोद्धा है, आपके जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उस जंग को जीतने में अगर कोई महायोद्धा है ना, तो वो केवल आप है। बाकी हम लोग केवल आपको रास्ता दिखा रहे हैं, केवल आपको ना उसको कैसे करना है वो सारा गाइडेंस दे रहे हैं। जीतेंगे तो आप, जीतना तो आपको ही है। इस आपके जीवन रूपी महाभारत के सबसे बड़े अर्जुन आप है बेटा। आप अगर अच्छा करना चाहते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत बेटा आपको नहीं रोक सकती। और आप अगर अच्छा नहीं करना चाहते हैं ना, तो सारी दुनिया भी लग जाए ना, तो भी आपको आगे नहीं ले जा सकती, तो भी नहीं ले जा सकती। अच्छा तो आपको चाहना पड़ेगा, बढ़िया तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे जीतना है हाल में। फिर बेटा किसी इंसान के दिमाग में बैठ गई ना, वो सामने वाली दीवार को टच करूंगा,
जिस समय वो टच कर सोचता है ना दिमाग, उस समय वो दीवार को टच कर चुका होता है। उसी समय वो उस दीवार को टच करना होता है, कर चुका होता है। बाकी समय तो प्रोसेस में लगता है। लेकिन मैंने कहा ना, जो दुनिया के ज़्यादातर लोग सोचते नहीं कि मैं टच करूंगा उस दीवार को। हर व्यक्ति वहीं पहुंचता है। मैंने शायद शुरुआत इसी बात से की थी, हर व्यक्ति वहीं पहुंचता है जहां के लिए वो सोचता है। किसी बच्चे ने यहाँ से डिसाइड किया कि मुझे जयपुर जाना है, वो जयपुर ही जाएगा। किसी ने डिसाइड किया मुझे चित्तौड़ जाना है, वो चित्तौड़ जाएगा। किसी ने डिसाइड किया मुझे बूंदी जाना है, वो बूंदी जाएगा। किसी ने सवाई माधोपुर जाने का डिसाइड किया, वो सवाई माधोपुर ही जाएगा। किसी ने ना करौली जाने का डिसाइड किया, वो करौली ही जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इंसान ने जयपुर का सोचा हो और वो चित्तौड़ पहुंच गया हो। और दिमाग को जहां जाने के लिए आप दिमाग को कहोगे ना, उसी का दिमाग रास्ता दिखाएगा। तो ज्यादातर लोग तो सोचते ही नहीं ना भाई जाना कहाँ है। हर इंसान वही पहुंचता है जहां के लिए वो सोचता है। मैंने कहा ना, कभी हो सकता है कोई जयपुर जाने के बारे में सोचे तो 2 घंटे लेट हो सकता हो, गाड़ी खराब हो सकती है, टायर पंक्चर हो सकता है, या और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, या हो सकता है कोई लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां नहीं लग रही है तो कोई और किसी गाड़ी में बैठ के जा रहा है, या और कोई संघर्ष करके खुद की टैक्सी लेके जा रहा है, या कुछ भी करके, लेकिन वो पहुंचेगा जयपुर जहां के लिए। और जिसने कहीं जाने के बारे में सोचा ही नहीं, मान लो एक कोटा के बस स्टैंड पे खड़ा है, उसने सोचा ही नहीं कहीं जाने के बारे में, वो खड़ा है, उसको पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, बोला कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे तो कहीं पता नहीं कहाँ जाऊँगा मैं, बोला कहाँ, बोला पता नहीं मुझे तो वो कहीं नहीं जाता है। जो जहाँ का सोचता है वहीं पहुँचता है, लेकिन वो इंसान कभी कहीं नहीं पहुँचता जिसने कहीं जाने के बारे में सोचा ही नहीं है। अब आप कंडक्टर बनने के बारे में सोचते हैं तो एक दिन बस के कंडक्टर बन जाएंगे। कलेक्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं ना, सही बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सही बात है। ये मेरे लाइफ का सारा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं, पूरा जो आज तक मैंने सीखा ना वो सारा बोल रहा हूँ। अगर आप कंडक्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली एक दिन कंडक्टर बन जाएंगे। आप कलेक्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं, कलेक्टर, मुझे पता है आपको, आपके दिमाग में कलेक्टर वाली बात आती है, सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत कमजोर हूँ पढ़ाई में, मैं तो सोच भी नहीं सकता कलेक्टर बनने की, मेरे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं इतना कि वो तैयारी करवा पाए, या आगे जो है ना मैं इतना, ये तो आपका केवल एक फालतू की दिमाग की बातें हैं। जिस दिन आपने सोच लिया ना मुझे कलेक्टर बनना, IAS बनना है, उसी दिन आप IAS बन जाएंगे। बाकी प्रोसेस में टाइम लगता है। बाकी का टाइम प्रोसेस में आपने दीवार के हाथ लगाने के बारे में सोचा ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सारे बच्चे खड़े हो जाए ना सामने तो भी नहीं रोक पाएंगे। रोकेंगे तो कितनी देर रोकेंगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, सब हार के चले जाएंगे। नहीं यार चलना पड़े तो आप दीवार को छू जाओगे बेटा। सेम कहानी जीवन की है। अगर आपने कहीं जाने के बारे में विचार कर लिया ना, दिमाग में बैठ गया, तो एक दिन वहां पहुंच जाओगे। बाकी सारा का सारा टाइम प्रोसेस का वो तो लगेगा। वो तो यहां से मैं जाऊंगा तो मुझे वहां उस दीवार तक जाने का टाइम लगेगा, वो तो लगेगा ही। उसको मैं थोड़ा दौड़ के थोड़ा स्पीड से कर सकता हूँ, या स्लो चलूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दीवार छू गया, ये 100% है, ये 101% है कि आप उस दीवार को छूओगे। तो जीवन आपका बेटा, जीवन आपका है। इंस्टीट्यूट्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट का। एक कड़वी बात सुन लेना बेटा, इंस्टीट्यूट्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है रिजल्ट का, लेकिन आपकी जीवन पे इतना भयंकर फर्क पड़ेगा इस रिजल्ट का कि या तो आप ना अपने घर वालों के सारे पैसे बर्बाद करके रेसी वैसी कॉलेज से कागज का टुकड़ा ले आओगे, और या फिर एक बेस्ट कैंपस में चले गए, हिंदुस्तान के बेस्ट कैंपस में, तो माता पिता के लिए बहुत बड़ी खुशियां लेके आ जाओगे। दोनों में से एक काम होगा, आपका बनेगा व्यक्तिगत रिजल्ट। 0 या 100 में से एक आएगा बेटा लाइफ में। बच्चे का रिजल्ट जो है ना कभी पॉइंटों में नहीं आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि भाई वो उसके जो है ना आधा सफल हो गया और आधा नहीं हुआ, ये नहीं होता लाइफ में। लाइफ में या तो सफल क्या है? सफल हर वो व्यक्ति सफल है जो किसी चीज के बारे में सोच के, किसी लक्ष्य के बारे में सोच के उसकी तरफ चलना शुरू करता है, वही सफलता है। सफलता वो नहीं कि मेरे दिमाग में आया कि मैं उसको टच करूंगा। टच करना सफलता नहीं है। जिस दिन मेरे दिमाग में दीवार को टच करने की बात आई और मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया ना, वही सफलता है। हर वो व्यक्ति सफल है जो वही काम कर रहा है जो वो करना चाहता था। सबके लिए सफलता की डेफिनेशन अलग अलग है बेटा। मैं सफल व्यक्ति अपने आप को इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता था और अच्छा पढ़ा रहा हूं। एक माँ अपने आप को तब सफल मान लेती है जब वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छा करना चाह रही थी और उसने बहुत अच्छी कर दी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दिए, अपने बच्चों को अच्छी सोच दे दी, अपने बच्चों को आगे बढ़ने की जो है ना पूरी एबिलिटी दे दी, वो माँ सफल है। एक वो पिता सफल है जो एक अच्छा पिता बनना चाहता था और उसने अपने बच्चों को सारे संस्कार और सारी है ना जो देना था वो दे दिया, जो एक अच्छा करवा गया अपने बच्चे से, वो पिता सफल है।
तो सफलता की अपनी अपनी डेफिनेशन है। कोई सबके लिए आईएएस बनना सफल नहीं है, सबके लिए ना साइंटिस्ट बनना वो सफलता नहीं है। सफलता मैंने कहा ना, जिस चीज के बारे में आपने सोचा और उसके बारे में उसकी ओर कदम बढ़ा दिए, दैट सक्सेस। सक्सेस तो आपको होना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वो माँ ना हो सकता है आपसे डायरेक्ट कुछ ना मांग रही होगी। वो माँ, मैं बात कर रहा हूं आपकी मम्मी की, जिसके कोई सपने नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, जो कभी कोई अच्छी नहीं करती कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ जो है ना अच्छा करना, वो उनके सपने नहीं है। वो तो हर हाल में आपकी सफलता ही चाहती है बेटा। मैं उसी माँ की बात कर रहा हूं जो न जाने कितनी बार बेटा आपके लिए रोती है, न जाने कितनी बार आपके अच्छे या बुरे से, उसको अच्छे करने से कितनी बार वो हंसती है अकेली और आपकी जो है आपके लिए फक्र महसूस करती है। कितनी बार जो है ना वो आपकी एक गलती से या आपकी जो आप अच्छा नहीं कर रहे हो उसको कितनी बार दिन में रोती है, दिन में कितनी बार रात को रोती है, आपको नहीं पता बेटा। वो माँ जो अक्सर जो है ना गुस्से में आके कुछ भी बोल जाती है, लेकिन जैसे उसको फिर अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने बच्चे को ऐसे क्या बोल दिया, उसके बाद में वो अपने आप को माफ नहीं करती है। उस माँ की बात कर रहा हूँ बेटा। वो माँ जो घर में आग लग जाए ना, उसको परवाह नहीं होती है, वो अपने बच्चे की जो दीवार, जो किवाड़ था ना डोर, उसमें आई हुई अंगूठे को, अंगुली को निकालती है, कोई फर्क नहीं पड़ता घर जल जाए, लेकिन मेरे बच्चे की अंगुली जो है ना वो दरवाजे में आ गई, उसको, उस माँ की बात कर रहा हूँ बेटा। वो माँ जिसने सब कुछ अपना, कोई लाइफ नहीं बेटा, वो एक या दो ड्रेस में अपनी जिंदगी जी रही होती है, उनके पास एक या दो कपड़ों की जोड़ी होती है, बस वही लाइफ उनका सब कुछ होता है, लेकिन आपके लिए वो सारा कुछ कर रही है बेटा। आपके लिए आपका फीस दे रही है, आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रही है। उस माँ की बात कर रहा हूँ। उस माँ के सपनों के लिए उन पिता के ना, पिता तो और भी बड़ी मूर्त होते हैं बेटा घर की, वो तो अपनी बातें किसी को कह भी नहीं पाते, वो तो रो भी नहीं पाते। माँ तो कभी कभी ना अपने आंसू निकाल लेती, लेकिन पिता को तो भगवान ने यह कभी नहीं दिया कि वो अपने बच्चों के सामने आंसू निकाल पाए। ये पिता को तो ये राइट भी नहीं है। उनको तो भगवान ने ऐसा बनाया कि वो, क्योंकि उनको पता है अगर मेरे बच्चों ने मेरे आंसू देख लिए ना तो मेरे बच्चे कमजोर पड़ जाएंगे और वो मुझे एक कमजोर पिता घोषित कर देंगे। लेकिन अंदर से बेटा वो भी आपके लिए बहुत रोते हैं कि ये हर हाल में ना मेरा बच्चा सक्सेस होना चाहिए। वो भी रात दिन आप ही के बारे में सोचते हैं, वो भी आप ही के बारे में देखते हैं। उनकी भी वो भी एक या दो ड्रेस में अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। वो सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं, सारे दिन भर काम करते हैं, रात को कितना लेट आते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा आपके लिए। उनको चिंता होती है आपके लिए, या इंस्टीट्यूट वालों की छोटी सी बात होती है कि फीस जमा करानी है, लेकिन आपने जब घर फोन किया तो उनकी क्या हालत होती है उसके बारे में सोचना बेटा। वो उनको पता होता है कि मैं अभी वो खर्चा हुआ है, इसके बाद ये खर्चा हुआ है, उसके बाद ये हुआ है, फिर ये बच्चे की फीस फिर आ गई। तो उन सबके लिए बेटा, और सबके लिए मान लो, सबसे बड़ा तो खुद के लिए, मैंने कहा ना सबसे बड़ा तो खुद के लिए, क्योंकि आप अपने जीवन के महायोद्धा हैं। इस बार बेटा आपको हर हाल में अच्छा करना है। ये पढ़ाई मैंने कहा ना परसेंटेज पे, ये परसेंटेज वाली पढ़ाई नहीं है भाई, परसेंटेज बढ़ जाएगी। ये वो पढ़ाई है जो आपके जीवन पे बहुत बड़ा, ये तो नौकरी वाली पढ़ाई है, मान लेना आपकी लाइफ है ये तो। अरे परसेंटेजों के लिए आपने पढ़ाई की कि नहीं की मुझे नहीं पता, और नहीं की तो या की तो कोई ज्यादा उसका असर नहीं हुआ आपकी लाइफ पे, लेकिन ये पढ़ाई अगर आप नहीं कर रहे हैं या इसमें लापरवाही कर रहे हैं या घर जाके नहीं देख रहे हैं, या आप एक बार ना बिना काम के क्लास बंक कर गए, बिना काम के, देखो एक इमरजेंसी हो जाए, बीमार हो जाए, वो अलग चीज है, लेकिन अगर कोई काम नहीं है फिर उसके बाद भी आपने एक दिन क्लास बंक कर दी ना, उसका आपके जीवन पर बड़ा असर आएगा। अभी पता नहीं लग रहा आपको, वो ऊपर वाला एक एक पॉइंट को लिख रहा है बेटा, वो हर उस पॉइंट को लिख रहा है जो आप इस समय कर रहे हैं, सारा लिख रहा हो, और उसका कंबाइंड रिजल्ट बना। और कंपटीशन में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपटीशन में तो एक क्वेश्चन आदमी को सीधा ही टॉप यूनिवर्सिटी से सीधा लाके प्राइवेट में डाल देता है, एक क्वेश्चन ही, इतना बड़ा फर्क पड़ता है लाइफ में। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो जहां टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहा था, अचानक ही पता चला वो उसकी टिकट ही चेंज हो गई और दूसरी प्राइवेट कॉलेज में चला गया। वो पैसा बर्बाद, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लेवल नहीं। तो एक एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन किस जगह से कब आएगा या किस क्लास में से आएगा पता नहीं उसका आपको। तो क्लासेज वगैरह जो है ना, और एक बार आदमी होता है ना भाई आज मैं रेस्ट कर लेता हूँ, कल देख लूंगा, कल चल लूंगा, वो जीवन की उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। हम जब 12 घंटे पढ़ा रहा होता तो शाम वाली 2 घंटे क्लास कई बार मेरे भी आता है, यार आज थोड़ा सा बच्चों को भी रेस्ट दे देते हैं और अपन भी रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सोचता हूँ कि ये आज का जो रेस्ट है ना, वो मेरे को जिंदगी भर लेजी बना देगा। फिर ये विचार जो है ना, ये प्रबल होने लग जाएंगे कि यार छोड़ देते हैं, चलो आज और छोड़ देते हैं। नहीं भाई, क्लास तो लेनी है। मतलब इवन हम लोग ना गुरुवार को शाम को क्लास ले लेते हैं,
गुरुवार को वहाँ पर शाम को नहीं लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्लास जो 2 घंटे वाली होती है। तो अभी जो छुट्टी की ना, तो मैंने कहा भैया शनिवार को क्लास नहीं लगेगी, गुरुवार को लगेगी आपकी। तो बोला सर हम तो गुरुवार के लिए मेंटली तैयार बैठे थे, भाई गुरुवार को दोपहर बाद में क्लास नहीं होगी, कपड़े धो लेंगे, वो सफाई कर लेंगे, ये कर लेंगे हॉस्टल के अंदर। तो मैंने कहा नहीं बेटा, वो शनिवार को आपकी क्लास छुट्टी करेंगे। तो शनिवार को आपको पता है क्लास नहीं लगी, तो वीक में छुट्टी तो आपको एक ही मिलनी चाहिए। तो सर प्लीज़ एक में क्या हो रहा है? मैंने कहा बेटा एक में क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे दिमाग पे और आपके दिमाग पे इसका उल्टा असर हो जाएगा। फिर आप सोचने लग जाएंगे भाई सर कभी कभी जो है ना ऐसी छुट्टी कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट जो बढ़ेगा ना उस पे वो आगे चल के बहुत बड़ा। देखिए जरूरी नहीं जो आपको पढ़ा रहे सारे कंपटीशन में आएंगे, जरूरी नहीं बेटा। आपको जो सर पढ़ा रहे इकोलॉजी, जरूरी नहीं है फिजियोलॉजी जो पढ़ा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारी आपके उसमें आएगी, कंपटीशन में आएगी। जैसे मान लो एक चैप्टर में 2-2 क्वेश्चन आते हैं, सेल आपको पढ़ाई गई है, पढ़ा दी या नहीं पढ़ाई? पढ़ा दी ना सर ने, तो उसमें 5 या 7 दिन लगे होंगे, ज़्यादा लगे होंगे। अब उसमें से 2 या 3 ही क्वेश्चन आएंगे बस, लेकिन वो सेल आगे पूरी कैसे कैसे काम आएगी आपकी, बीएससी में काम आएगी, एमएससी में काम आएगी, है ना, कंपटीशन में काम आएगी, ऐसे ऐसे काम आएगी। प्लांट ब्रीडिंग या जो भी सब्जेक्ट है, हो सकता है कोई एक आधा चैप्टर वो ऐसा जो काम में नहीं है, बाकी तो बायोलॉजी और एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री ये तीनों आपके आगे काम आएंगे ऐसे कैसे। इसीलिए जो बच्चे पूरे कंसेप्ट क्लियर करके जाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा करते हैं आगे। अरे ये कंपटीशन इसीलिए लगता है ताकि वही बच्चे जाए जो उसको मेंटेन कर पाए वहाँ जाके, जिसको वो आता हो वो चीज़ें। ये एडमिशन जो है ना, ऐसे भी मान लो कोई बच्चा उसने नकल करके और ऐसे कर आके आगे पीछे बैठा के कैसे भी करके उसका सिलेक्शन हो गया तो फेल हो जाता है, तो बात हुई है, फेल होते हैं। पहले आज इस साल तो फिर भी नहीं हुआ, इस बार का एग्जाम तो बहुत जबरदस्त करवाया था यूनिवर्सिटी ने, एक भी क्वेश्चन, लेकिन वो उससे जो है ना बच्चों को बड़ा फायदा हुआ, बड़े अच्छे जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनका सबका सिलेक्शन हुआ। तो आप ये जो पढ़ाई है ना, ये सिलेबस ऐसा बनाया हुआ है कि केवल वही बच्चा कॉलेज में जाए जो इस सिलेबस को सारे को कंसेप्ट को क्लियर करके जाए, ताकि उसको आगे दिक्कत नहीं आए, आगे उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े, आगे उसको मेहनत करनी नहीं पड़े। इसीलिए सिलेबस ऐसा बनाया गया है। अरे भाई ये सारा का सारा ना आपके माइंड की जो है ना डेवलपमेंट को बताता है कि आपने कितने अपने माइंड का विकास किया है, फिर आगे चल के आप क्या करोगे, कहीं आप ऐसे तो नहीं ऐसे वैसे आगे कचरा पट्टी से आ गई और सारी यूनिवर्सिटी को जो है ना परेशान करके रख दिया या कॉलेज को परेशान करके रख दिया, पढ़ते ही नहीं हो आप, या इस तरह से, तो वो बच्चे छट जाए। इसीलिए कंपटीशन लगते हैं बच्चों को छांटने के लिए कि बहुत अच्छे क्वालिटी वाले बच्चे हैं ना, वही आगे बढ़ने चाहिए, वही आगे आने चाहिए। तो ये पढ़ाई जो है ना, ये हो सकता है आपके टेस्ट में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आए, लेकिन ये बीएससी एमएससी में तो पूरी यही आएंगे, यही आएंगे। और इसीलिए आप चाहे ये बिटिया बैठी है या और बच्चे बैठे हैं, किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर आपको आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट मिलेंगे, उनकी अलग ही पहचान होती है। आप लिख लेना इस चीज को आज कि सर ने ऐसे कहा था, अगले साल जब आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको ये बता देंगे कि ये राजधानी पढ़ गया, टीचर बोल देंगे कि ये बच्चा राजधानी पढ़ा हुआ है। जब वो क्लास ले रहे होते हैं ना, और जब आप जवाब दे रहे होते हैं क्वेश्चन, अगर उन्होंने ये नहीं बोल दिया ना आपकी क्लास में, कम से कम साल में कम से कम 50 बार ऐसा होगा जब आपको वो कहेंगे कि ये बच्चा राजधानी पढ़ा हुआ है। वो टीचर बोल देंगे केवल देख के आपको, आपके व्यक्तित्व को, आपके पढ़ाई को, आपके लेवल को, आपके नॉलेज को देख के अगर ये नहीं बोल देना तो मेरे को फोन करके देना कि सर किसी ने कुछ नहीं बोला। कम से कम 50 बार साल में ऐसा होगा आपके साथ जब वो टीचर ये कहेंगे राजधानी पढ़ के आया हुआ बच्चा है, ये राजधानी पढ़ा हुआ है। या आप प्रैक्टिकल वाइवा में जा रहे हैं तो वहां जब आप जवाब देंगे तो आपसे पूछेंगे कौन कहाँ पढ़ के आए हो, तो आप कहोगे राजधानी में, और हाँ यार तभी कंसेप्ट क्लियर है। ये नहीं कहते तो मेरे को बोल देना। तो ये पढ़ाई ना केवल कंपटीशन के लिए नहीं बेटा, आगे भी आपके जीवन में काम आने वाली। तो मुझे लगता है शायद आप ज़्यादा लंबा समय हो गया होगा, वैसे तो लंबी बातें होती है, लेकिन आप मेंटली साइंस के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, फिर क्लासेस वगैरह भी आपकी होंगी। तो एक ही चीज़ आज शपथ लेनी है, एक ही अपने आप से प्रण करना है कि इस साल मुझे हर हाल में अच्छा करना है, फिर आगे अच्छा करने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े मतलब एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी राजस्थान की, राजस्थान गाइड और ये गाइड एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़े होटलियर भी है आपका होटल से जयपुर में, और बहुत अच्छे इन सबसे बड़े बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो मैंने बॉस को कहा, मैंने कहा चलना है उधर इंस्टीट्यूट में, बोला हम चलते हैं। अभी तो मैं क्या पहले मैं आ गया था, बाकी रुके हुए थे वहाँ, तैयार हो रहे थे। तो बहुत ही महान व्यक्तित्व है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी हर बच्चे के लिए, इंसान के लिए। तो सबके साथ थोड़ा सा 2 शब्द अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो। मैं मेरे बारे में तो डॉक्टर साहब ने कुछ बता दिया, मैं थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब के बारे में बता देता हूँ। ये ऐसी शख्सियत है कि हमारा जो क्षेत्र है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं,
उस क्षेत्र में आज कम से कम नहीं तो 8-10 IAS ऑफिसर और ज़्यादा भी नहीं तो 10-15 RS ऑफिसर हैं, अलाइड सर्विसेज में खूब है। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो ऐसा कोई आसपास का कोई गांव नहीं है जिस गांव के अंदर 20-30 बच्चे हर गांव में एग्रीकल्चर की नौकरी में, सुपरवाइजर में समझो या बैंक में समझो या और इधर उधर समझो, नहीं हो। ऐसा कोई गांव नहीं है आसपास के, कम से कम भी तो 50 किलोमीटर के एरिया में। ये सब जो मैं बता रहा हूँ, जो एक छोटी सी सर्विस से लेकर के गवर्नमेंट की और एक बड़ी से बड़ी सर्विस में लेकर के, ये उस इलाके की जो देन है, हमारी राजधानी फाउंडर जो है डॉक्टर साहब ने जो स्टेब्लिश इंस्टीट्यूट किया है, उसी की देन है। आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो इतना बैकवर्ड इलाका है, हम कुछ भी नहीं जानते थे, न तो हम पढ़ना जानते थे, न लिखना जानते थे, न खेलना कूदना जानते थे। मतलब न तो खेलने में अव्वल थे, न पढ़ने में अव्वल थे। कन्फ्यूजन सा मामला था। बहुत टाइम पहले की बात है, जब डॉक्टर साहब का इंस्टीट्यूट नहीं था, तो उससे पहले सब होच पोच थे। इलाके का उत्थान होना था, डेवलपमेंट होना था, और डॉक्टर साहब को कोई प्रेरणा मिली और इन्होंने वो इंस्टीट्यूट शुरू किया। और आज हमारे राजधानी में फाउंडा में कम से कम भी तो 3500 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है और 1200-1300 बच्चे हॉस्टल में भी है। गर्ल्स हॉस्टल में भी करीब 300-400 लड़कियाँ वहाँ पे हमारे पास में हैं। तो अगर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में देखें या जो सीकर जो आज की तारीख में एजुकेशन में और आगे बढ़ रहा है, तो राजधानी जो इन्होंने जो सिस्टम स्टेब्लिश किया है, वो सिस्टम न तो एग्रीकल्चर के मामले में न तो सीकर में मिलेगा, न जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं मिलेगा, और कोटा में तो खैर बात ही दूसरी है। एग्रीकल्चर का कोई यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो IIT और जो दूसरे है वही चल रहे हैं, बाकी एग्रीकल्चर वाला कोई काम नहीं है। तो धीरे धीरे हमने डॉक्टर साहब के प्रयास से, डॉक्टर साहब की मेहनत से, क्योंकि इन्होंने 16-16, 17-17 घंटे क्लासेस की, उसका परिणाम ये हुआ कि आज राजस्थान नहीं, राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ का हमारे पास बच्चा नहीं हो। फिर नेबरिंग स्टेट में चले जाओ, हरियाणा के बच्चे हमारे पास में हैं, मध्य प्रदेश से बच्चे हैं, इवन बिहार से बच्चे हमारे पास में वहाँ पे। ये सब जो हुआ ये डॉक्टर साहब के प्रयास से। बहुत गजब पर्सनैलिटी है, हमारे घरेलू संबंध हैं काफ़ी टाइम से, और मैं छोटी मोटी पढ़ाई मैंने भी करी है, बट मैं आज भी इनसे सीखता हूँ। मतलब ऐसे पॉजिटिव एनर्जी का इंसान है और बिल्कुल ज़मीन से उठे हुए हैं। एक टाइम था डॉक्टर साहब पास कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल ज़मीन से उठे, खुद की मेहनत पे ये अकेले इंसान ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो मतलब जब इंसान कुछ करने पे आता है ना, तो कुछ कर सकता है। और वही एक शख्सियत है डॉक्टर साहब जिन्होंने सब करके दिखाया, और आज कईयों के ये दिलों पे राज भी कर रहे हैं, और कईयों के लिए मतलब प्रेरणा स्रोत है। ये ऐसे लोग जो है ना, वो जीवन में प्रिंसिपल स्टैब्लिश करते हैं दूसरों के लिए, जिनका उदाहरण देते हैं वो। और उन्होंने कहा कि इंसान अगर करने पे आ जाए, अपने करने पे आ जाए, तो कुछ भी कर सकता है। ये हमेशा अपने मोटिवेशनल स्पीच में कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब सबसे बड़ा उदाहरण तो आप ही, आप दुनिया के उदाहरण देते हो, तो खुद का उदाहरण भी दिया। मैंने ही देखा डॉक्टर साहब की जिंदगी में कभी ना नहीं है, मतलब कभी। ये तो इतनी बड़ी बात है डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे ने अगर जिंदगी में अपने में ना को शामिल कर लिया ना, तो समझ लो कि मतलब वो एक उसका व्यक्तित्व तो निकल नहीं पाएगा, वो कुछ है अपने अंदर के, उसको निकाल नहीं पाएगा बाहर। इसलिए ना मेरे ग्रुप आते हैं नीदरलैंड से, जिनमें स्कूल के बच्चे होते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं। मैं बताऊं, बच्चे इतने एनर्जेटिक है, 10th 11th 12th क्लास के बच्चे इतने एनर्जेटिक। उन्होंने कहा साहब हमारे पास सब कुछ, लेकिन दुनिया में ऐसे बच्चे इनके पास कुछ भी नहीं है, तो हम उनका कुछ करना चाहते हैं। तो वो खुद के मतलब इतने पैसे वाले बच्चे होते हैं, मतलब उनके पास कम से कम 3-3 4-4 करोड़ की तो एक गाड़ियाँ होती हैं उनके पास। घर में तो क्या सिस्टम होता होगा, तो लेकिन वो इंस्टीट्यूट ने वो जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कह दिया कि साहब आपको खुद के पैसे कमाने हैं, घर वालों से नहीं लेना। अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो आप अपने खुद के पैसे, तो बच्चा क्या करेगा, किसी घर में जाकर के बर्तन धोएगा,
अब पैसा जॉब तो क्या करेगा बच्चा, 10वीं 11वीं 12वीं करेगा बच्चा, क्या जॉब करेगा? तो पार्ट टाइम अखबार बांटेगा, होकर बनेगा, अखबार बांटेगा, किसी घर में जाके डिश साफ कर देगा, कचरा साफ करेगा। घर में क्या करोड़पति है, 4-4 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ उनके पास में है, लेकिन खुद के पैसे कमा तो क्या करेगा? कोई डिनर ऑर्गेनाइज करता है तो डिनर ऑर्गेनाइज पैसे कमाएगा, उसे आप एक फिक्स अमाउंट, जैसे मान लो $1800 हर बच्चे को देते हैं, तो बच्चे ऐसे पैसे कमाते हैं। अब वो बच्चे पैसे कमा करके उस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, फिर पूछते साहब आप कौन सी कंट्री में काम करना चाहते हो? तो बोले साहब मैं इंडिया में जाऊँगा, मैं अफ्रीका में जाऊँगा, मैं यूरोप में जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। तो अपनी चॉइस दे देते हैं। वो ग्रुप इंडिया में भी आते हैं, तो जब हमारे संभाग में आते हैं जयपुर में, तो मैं उनको डील करता हूँ। क्या एनर्जेटिक बच्चे मैं आपको बताऊँ, अपन तो कुछ भी नहीं होता, मतलब उनका जो काम करने की जो शैली है। अब वो मैं एक हमारे वहाँ स्कूल है, माचवा स्कूल में डेवलपमेंट करवाना उन बच्चों से, 30 बच्चे हर साल आते हैं वो। तो वो अब वहाँ पे क्या करना था कि साहब वहाँ पे क्लासरूम है ना, जिस छत ऊपर से वो सही नहीं थी, जो छत चूती थी, तो बच्चे क्लास में बैठे, बारिश में पानी गिरे तो क्या करके साहब हमारी छत को रिपेयर करना। वो बच्चे, लड़कियाँ और लड़के, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होता, सब सेम था। हर ग्रुप में लड़कियाँ ज़्यादा होती थी, लड़के कम होते थे। एक ग्रुप में एक डॉक्टर, 4-5 टीचर और लड़के थे। तो वो लड़कियाँ जो है, लड़कियाँ और लड़के फिर साहब सीमेंट ऊपर चढ़ानी है, बजरी ऊपर चढ़ानी, रोड़ी ऊपर चढ़ाए, खुद उठा के वो, जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया, वो इतने रईसों के बच्चे हैं, उनकी सीमेंट से हाथ पड़ जाएंगे, लेकिन पता नहीं ग्लव्स डाल करके और वो बैग उठा करके ऊपर डाल रही है। लड़कियां भी डाल रही हैं तो लड़के भी डाल रहे हैं, लड़के को कोई फर्क नहीं होता, जितना काम लड़का करेगा उतनी लड़के करेंगे, लड़का करेगा उतना लड़का करेगा। तो उनको बजरी डाल रही है। हमारे स्कूल वाले बच्चे ये देख करके उनको हंसे। वो उनके टीचर आए मेरे पास में, आकर के बोला कि वीरेंद्र आप इनको बच्चों को या तो यहाँ से भगाओ, या इनको बोलो हमारे बच्चों के साथ मिलकर के काम करें। हम इनकी स्कूल के डेवलपमेंट करने के लिए आए, इनके छत का पानी रोकने के लिए आए, ये हमारे बच्चों को देख करके हंस रहे, और हमारे बच्चे इनको क्लासरूम में फिर हमने सिस्टम में जाया वहाँ पे, मगर 30 बच्चे अगर हमारे हैं तो 30 बच्चे स्कूल के दे दो। टीम बनाई कि साहब ये 10 बच्चे हमारे, 10 बच्चे आपके, 20 आदमियों की एक टीम आप बजरी चढ़ाओ दो, 10 हमारे, 10 उनकी दूसरी टीम बनाई, उन्होंने कहा क्लास उनको पेंट करो। फिर तीसरे ग्रुप में दिया साहब तुम खेल कूद करो। 2 घंटे इन्होंने काम किया, 2 घंटे के बाद में इधर वाले उधर, उधर वाले उधर, उधर करके वो सिस्टम बैठा है। 2-3 साल नेक्स्ट ईयर तो हमारे साथ ये हो गया कि जो स्कूल वाले बच्चे जो हमारे पास नहीं आना चाहते तो क्या हम पढ़ने आते हैं, बजरी का बैग थोड़ी उठाने आते हैं, ये थोड़ी उठाना आता है, वो थोड़ी उठाना आता है, ये करते होंगे तो इनको करना होगा, हेल्प करने होगी, इसलिए कर रहे हैं, मत करो हेल्प, हमें जरूरत थोड़ी है। अपनी सोच तो ये मत करो हेल्प, मतलब हमारे क्या जाता है, गवर्नमेंट बनाएगी स्कूल, ये नहीं बनाया दूसरी बनाएगी, ये नहीं चुका बनाया तो दूसरा कमरा देगी, हम तो ये हमारी सोचिए। और वो वहाँ से आकर के अपना कमरा रिपेयर कर रहे हैं। और फिर तो वो स्कूल वाले कहने लगे जब भी जाते थे, सर मेरा नाम तो लिखा ही था, सर मेरा देखो एटमोस्फेयर का कितना फर्क पड़ता है। एक टाइम था वो बच्चे हाथ लगा के चलाते थे बजरी के उसके, और एक टाइम ये हो गया क्योंकि सर हम ऐसे सिफारिश करने लगे एडवांस में कि साहब मेरा नाम तो लिखा देना, मेरा नाम तो लिखा देना, मैं उनके साथ काम करूँगा। 3-4 साल के अंदर उसको इतना डेवलप कर दिया, उतना डेवलप कर दिया, मतलब काफ़ी पैसा उन्होंने वहाँ पे लगाया। अब तो फिर कोविड की वजह से ग्रुप वो बंद हो गए। फिर बहुत सारी बातें उन विदेशी लड़कों ने यहाँ के लड़कों को सिखा दिया, साफ सफाई से रहना, घर में डस्टबिन रखना, ये रखना। हर गांव के अंदर, उस गांव के अंदर ये देख लो माचवा के अंदर घर में बच्चों ने कहा कि साहब ये मतलब $2,000 का क्या हो गया, $2,000 का कम से कम 1,60,70,000 रुपये ऐसे कुछ हो गया कि ये 1,60,70,000 रुपये वहाँ से कमा करके खुद की कमाई करते। तो क्या अपनी पॉकेट मनी से आप 150 रुपये का डस्टबिन नहीं खरीद सकते क्या? 150 रुपये डस्टबिन खरीदने घर में तो रख लो, और स्कूल में आओ उससे पहले घर वालों को दे भाई कचरा इसमें डालना डस्टबिन में, शाम को जाकर के देखो डस्टबिन में कचरा है नहीं है, और आने से पहले मेक श्योर के मतलब आप इसको खाली करके आओ डस्टबिन को। इतना तो मतलब इतना चेंज आ गया उनमें, घर घर में डस्टबिन, गाँव में कहीं भी मिले चोरा अखबार उठा करके जेब में डालना, कहीं डस्टबिन हो उसमें ले जाकर के डालना। इतना बदलाव उनके अंदर उस ग्रुप से, उन बच्चों से उनमें आ गया। तो मतलब काम करने की वो नीचे उनमें इतनी लगन थी उन बच्चों के अंदर कि मतलब है उनका एटमोसफियर ऐसा है। अपने भी होगा ये, अपने भी बच्चे चेंज हो रहे हैं, सब एटमोसफियर बदला है, लेकिन समय लगेगा, अपन उनसे भी काफ़ी रूप से। थैंक यू। अपने सभी अतिथियों का अपन जो है माला पहना के और चापा बंधा के सम्मान करेंगे। ये अपने राजस्थान की परंपरा है, अतिथि देवो भव है।
तो अतिथि हो गई। नहीं, वैसे अतिथि तो कोई नहीं है। ये अतिथि कोई नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कोटा में भी इतना सम्मान मिला है, लेकिन डॉक्टर साहब की वजह से कम ये भी तो हो पाया। राजेंद्र जी बहुत मेहनत करते, लालू जी तो बहुत मेहनत। उनको बताओ। हमारे पूरे क्षेत्र में फुलेरा विधानसभा के अंदर गांव का हर आदमी, हर पूरे विधानसभा के सारे गांव बोल रहा हूँ मैं, विधानसभा लंबी चौड़ी है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो राजेंद्र जी को नहीं जानता। सब नेता भी यही है, टिकट के दावेदार है हमारे, टिकट के दावेदार है, कंपनी है, बहुत तगड़ी स्थिति है। डॉक्टर साहब बताओ पहले साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, खुद से बात करो। ठाकुर साहब का सापा का बड़ा मस्त मनोज जी मन में सादा बात हो। बाल बड़े एक्चुअली सांप है तो क्या बेटा, मतलब उम्र है ना उससे ज्यादा बांध ली, लेकिन सरपंच साहब के हाथ से बांधो ना हाथ, बाकी तो साहब भी बहुत बतलाते लोग, बड़ी ईश्वर की कृपा है।
ही ले लो आप, ये दूसरी बच्चे ले लेंगे। जेब में डालो ना। अब आओ। एक आता और दोस्त बड़े से फोटो देते हैं। ये मैं बोलूँ, बच्चा ने